चलो, तो ये है अपना सिलेबस। सर्वेइंग, सिलेबस में देखो एक बार, जो आपने प्री में पढ़ा है और जो यहां देख रहे हैं उसमें क्या क्या अलग है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, क्या क्या है इसमें? प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। दूसरा पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड चेन सर्वेइंग, इसका मतलब लीनियर मेजरमेंट। अब लीनियर मेजरमेंट ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी डेफिनेशंस आपसे पूछी जाएंगी, अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा है वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। नेक्स्ट है कंपास ट्रेवर्सिंग, बियरिंग एंड लोकल अट्रैक्शन। अब अगर मैं एक एक पॉइंट को डिफाइन करूं यहां पे, तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग और लीनियर मेजरमेंट को आज हम डिस्कस करेंगे और इनको लगभग 12 या 13 क्वेश्चन में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल भी होंगे उसमें और उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे, तो अभी देखेंगे। देन आफ्टर, इसके बाद में जो टॉपिक है वो क्या है? प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक है, अब प्लेन टेबल सर्वेइंग में से न्यूमेरिकल अप्रोच तो बहुत कम है, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए, लेकिन इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच बहुत ज्यादा है। 20 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मान के चलो 2 पॉइंट प्रॉब्लम या 3 पॉइंट प्रॉब्लम आपसे पूछ ली और इसको डिस्क्राइब करके बताओ, तो ये पूरी प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। अब इस पे आपने ऑब्जेक्टिव में केवल अभी इनके नाम ही सुने कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर एसोसिएट विथ, ठीक है, रिसेक्शन एंड ओरिएंटेशन, यही पढ़ा है अभी तक तो। लेकिन 2 पॉइंट प्रॉब्लम होती क्या है, इसके बारे में लिखना क्या है, तो ये सब कुछ है मेंस में। नाउ इसके बाद है थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। ये जो है इसमें से कुछ जो इंटरनल पार्ट है वर्नियर थियोडोलाइट के, वो पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि थियोडोलाइट के बारे में ये 5 पॉइंट है, इनको डिफाइन करके बताओ कि ए फ्रेम क्या होता है, अपर प्लेट क्या होती है। शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोल सकता है एक एक नंबर के। तो हम सारी पॉसिबिलिटीज को लेके चलेंगे कि कैसा क्वेश्चन बने, बस हमारा चैप्टर कवर होना चाहिए, सारी पॉसिबिलिटीज के साथ में चैप्टर कवर होना चाहिए। तो यहां पर बेसिक देखें तो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग हो गया, लीनियर मेजरमेंट, उसके बाद में एंगुलर मेजरमेंट, कंपास आ गया ना इसमें, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास एंड कंपास ट्रेवर्सिंग। अच्छा, इसके साथ में बियरिंग एंड लोकल अट्रैक्शन, ये 2 पॉइंट रखे। ये जो सिलेबस है मैंने कहीं और से नहीं लिया, मैंने बोर्ड की साइड से लिया है, जो एसएससी है, जो सिलेबस अपडेट कर रखा है वही सिलेबस है ये। तो इसने 2 पॉइंट मेंशन किए बस, बियरिंग एंड लोकल अट्रैक्शन। अब इससे क्या समझ में आता है कि इसमें से क्या पूछेगा? केवल डेफिनेशन? इसमें से पूरा कन्वेंशनल क्वेश्चन उठ के आएगा 20 या 30 नंबर का। और वो आपको पता है वो कौन कौन से हैं? 2 मेथड हम पढ़ते हैं, 2 मेथड पढ़ते हैं हम जब बियरिंग्स को करेक्ट करना होता है। इफ लोकल स्टेशंस आर अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, तो हमको एक पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है टेबलर फॉर्म में, तो वो क्वेश्चन है ये बस। तो समझना होगा कि इसने क्या दे रखा है हमको। यहां दे रखा है इसने बियरिंग और लोकल अट्रैक्शन, तो लोकल अट्रैक्शंस की वजह से जो बियरिंग्स हैं वो इनकरेक्ट हो जाती हैं और फिर हमको करेक्ट बियरिंग्स फाइंड आउट करनी होती है। तो उसका एक पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और वो 2 अप्रोच से सॉल्व होता है, तो वो दोनों हम डिस्कस करेंगे। तो एक तरह से ट्रेवर्सिंग भी हो गया। नाउ प्लेन टेबल बता दिया है। थियोडोलाइट, थियोडोलाइट के इंटरनल पार्ट्स पूछ सकता है। थियोडोलाइट में इसने साफ साफ लिख रखा है एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट की कुछ फंडामेंटल लाइंस होती हैं, एक्सेस होती हैं, उनमें ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट की बात करें तो 2 तरह के एडजस्टमेंट होते हैं अपने, कौन कौन से? टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं सेंटरिंग, लेवलिंग एंड फोकसिंग। देन आफ्टर हम परमानेंट एडजस्टमेंट पे जाएं तो परमानेंट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई मैथमेटिकल एरर है, अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी है तो उसको ठीक करना। जब हम प्री में पढ़ते हैं तो मेरा पहला सवाल ही होता है कि परमानेंट एडजस्टमेंट होता है क्या है, कि सर इंस्ट्रूमेंट को परमानेंट फिक्स कर देना। वो नहीं होता है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट का मतलब होता है जब आप साइटिंग कर रहे हैं, जब ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस से निकलना होगा। अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी है उसको ठीक करना परमानेंट एडजस्टमेंट कहलाता है। तो कौन कौन सी खराबी हो सकती है,
क्या क्या गड़बड़ उसमें हो सकती है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस परपेंडिकुलर ना हो, लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड ट्यून एंड एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो, ऐसी कई सारी इसमें क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे बड़ा सिलेबस दे रखा है उसका, लेवलिंग। लेवलिंग में से वो हर बार क्वेश्चन पूछता है, रेयरली चांस है कि वो लेवलिंग से क्वेश्चन ना पूछे। लेवलिंग से वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइज एंड फॉल मेथड से आपको लेवल बुक का कैलकुलेशन पूछ सकता है, या लेवल बुक देके उसमें से मिसिंग डेटा पूछ सकता है, या फिर रेसिप्रोकल लेवलिंग पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, या फिर आपसे कोई शॉर्ट नोट्स लिखवा सकता है कर्वेचर करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन पे। इसी के साथ साथ इसका एक एसोसिएट टॉपिक है कंटूरिंग। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंटूर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और वो कम से कम 20 नंबर का आ जाता है। आपको सारी प्रॉपर्टीज याद हैं, बिल्कुल दिमाग में फिक्स हैं, तो वो क्या करनी है, बस गाने जैसे गाना गाते हैं ना, तो ऐसे ही सब कुछ याद होना चाहिए। एसएससी के पेपर को अगर आपको फाइट करना है तो सारा डेटा, सारा कंसेप्ट, सारा प्रोसेस और जितनी भी थ्योरी है आपको टिप पे होनी चाहिए, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप वहां फॉर्मूला याद कर रहे हैं या कुछ भूल गए तो वो याद कर रहे हो, तो ये मान के चलिए कि आप 5 से 10 नंबर का लॉस कर गए। तो सब कुछ आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो देखें इसका सिलेबस, डेफिनेशन यूज्ड इन लेवलिंग, कंटूरिंग, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन, टेम्परेरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग एंड यूज ऑफ कंटूर मैप। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही 5-6 क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट किसी को प्रॉब्लम हो कि कहीं भी सर कि मेरे ये थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल आप पूरी भरी क्लास में बोलेंगे ये चीज। ये नहीं कि यहाँ हम फ्लो में चल रहे हैं और आप बेसिक में ही उलझे पड़े हैं, तो उसका कोई मतलब भी निकल के नहीं आएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप एक कोई पॉइंट पर अटक रहे हैं। ठीक है, नाउ टैक्योमेट्रिक। टैक्योमेट्रिक में 4 केस बनते हैं, है ना, 4 केस पढ़ते हो आप टैक्योमीटर में, डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं, वो 4 केस ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। उन चारों केस में से एक कोई प्रॉब्लम आ गई अपनी और वो कैलकुलेशन हो जाएगी। अभी तक तो आप ऑब्जेक्टिव में वो एनालिटिकल अप्रोच है कि उन केसेस को सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर उन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। नाउ कर्व सेटिंग। देखो कर्व सेटिंग में केवल कर्व सेटिंग की बात नहीं करेगा, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम कर्व को सेट आउट कर सकते हो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ कर्व से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछी जा सकती है। जब आप एलिमेंट ऑफ कर्व पढ़ते हो तो वहां से बहुत सारे मिड ऑर्डिनेट क्या होता है, टेंजेंट लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होती है, ये सारे जो पॉइंट है वो कैलकुलेशन में आते हैं। तो वहां से एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी बन सकती है, और कर्व को ग्राउंड पर सेट आउट करने के भी मेथड्स होते हैं, लीनियर मेथड एंड एंगुलर मेथड। अब लीनियर मेथड में आपने पढ़ा होगा ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, ऑफसेट फ्रॉम आपका रेडियल ऑफसेट। ठीक है, इसके अलावा आप पढ़ते हैं एक्सटेंडेड कॉर्ड मेथड, ये तो लीनियर मेथड्स हो गए आपके। फिर एंगुलर मेथड से आप पढ़ते हो थियोडोलाइट मेथड, टू थियोडोलाइट मेथड, टैक्योमेट्री मेथड। तो ये मेथड्स के बारे में आपसे थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ अर्थवर्क कैलकुलेशन, ये एक छोटा सा टॉपिक है, 4-5 फॉर्मूले हैं इसमें, और उनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली वो पूछ लेता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सिम्पसन 1/3। सिम्पसन 1/3 फॉर्मूले से ये वॉल्यूम कैलकुलेशन पूछ लेता है, और आया हुआ भी है आपके ऑब्जेक्टिव में भी कई क्वेश्चन आए थे सिम्पसन 1/3 से, थ्योरेटिकली पूछे गए थे। लास्ट है एडवांस सर्वे इक्विपमेंट। एडवांस सर्वे इक्विपमेंट केवल इसने दे रखा है बट अभी तक पूछा नहीं है, जैसे टोटल स्टेशन नहीं पूछा है, जीपीएस के बारे में नहीं पूछा है, तो वो एडवांस सर्वेइंग के बारे में इसने अभी तक पूछा नहीं है, बट फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो ये था ओवरऑल सिलेबस, तो लिखोगे इसको, ठीक है। तो ये सिलेबस ये है कि आप ओवरऑल इसको कॉपी को डाउनलोड कर लेना, तो आपके हर सब्जेक्ट में काम आएगी। ये तो मेरा काम था, मुझे आपको दिखाना था। चलिए, तो अब जो इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि आज का टॉपिक कौन सा है,
चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग एंड लीनियर मेजरमेंट, दोनों को एक साथ इंक्लूड किया है। तो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग एंड लीनियर मेजरमेंट, अगर इन दोनों चैप्टर्स की बात की जाए तो इन दोनों चैप्टर्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। देखो, वैसे आपने सब कुछ पढ़ रखा है, मैं आपको बताता हूं कि यहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है डिस्कस इन ब्रीफ द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। अब डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया है। मैं इसको ओवरऑल लिखाऊंगा, बस आपको देखना है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में लिखाया गया है। जैसे ये 5 और 10 के रेस्पेक्ट में आ सकता है, बस 5 या 10 के रेस्पेक्ट में। बताओ मुझे कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, अकेला मात्र यही आ गया कि आपको वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट पे कमेंट करना है, 5 नंबर की थ्योरी लिखनी है। याद है, अब लिख सकते हो, है ना। बहुत, अब जितने स्टूडेंट बैठे हैं यहां उनमें से मुश्किल से 5 से 10% स्टूडेंट लिख पाएंगे, बट अब आपको इस पे काम करना है। मुझे पता है कि ये आपके लिए नया है, बस अब आपको इस पे काम करना है। और जितना अच्छा होगा, एक पैरा मत लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। और जब वहां पर आपको कॉपी सामने आएगी और आपको स्पेस दिख जाएगा कि केवल वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट पूछा है और 5 नंबर का है, मुझे 10 पॉइंट लिखने हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे। अगर कह दिया गया है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट के साथ में दूसरा प्रिंसिपल और दे दिया कि 2 वेल डिफाइंड पॉइंट की मदद से तीसरे पॉइंट को और डिफाइन करना है, वो भी मुझे बताना है और वो भी 5 नंबर का है, तो अब क्या करना है, मुझे कंटेंट को कम करना पड़ेगा। 5 नंबर का एक तरह से 2.5 नंबर और 2.5 नंबर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि एक स्टेटमेंट तो उसका आएगा और एक स्टेटमेंट इसका आएगा, लेकिन एक स्टेटमेंट ऐसा आना चाहिए कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट की पूरी इंफॉर्मेशन उसमें हो। समझ में आई? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट क्लियरली बिटवीन प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वे, यह भी पूछा जा सकता है। 5 नंबर में यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आपने जितना डेटाबेस तैयार किया है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, वो यहां एप्लीकेबल है। व्हाट इज द प्लेन सर्वे? द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड, नॉन एज प्लेन सर्वे। अब इसमें जो एरिया बनता है वो कैसा बनेगा, प्लेन। प्लेन। अगर हम ट्राइंगुलेशन करते हैं तो ट्राइंगुलेशन का मतलब है कि टोटल एरिया को, द होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू द नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल बनेगा। तो प्लेन सर्वे में वो ट्राइंगल कैसा बनेगा, प्लेन ट्राइंगल। वैसे ही आपको अगर जियोडेटिक सर्वे को डिफाइन करना है, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड इज नॉन एज जियोडेटिक सर्वे। तो ये डेफिनेशन आपके टिप पे होने चाहिए, जिससे आपका एटलीस्ट जो स्टार्ट है वो तो बने। और जैसे ही स्टार्ट बनेगा ना, जैसे ही बाइक स्टार्ट हो गई, फिर तो गियर पे गियर बदलते चले जाओगे आप। ठीक है। अब पता लगे कि आप पहला गियर लगाते हो फिर बंद कर देते हो छाल के, वो नहीं करना है कि एक स्टेटमेंट लगा बोल गए। स्टार्ट अच्छा होगा, अगर एक बार स्टार्ट अच्छा हो गया तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि अब सही लिख रहा हूं मैं। ठीक है। अब देखो, आप ये खुद से सेल्फ एनालाइज करना है कि आप कितने क्वेश्चंस को इसमें से जानते हो और लिख सकते हो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आरएफ। अब आपको पता तो है आरएफ, इसको लिखेंगे कैसे, हो गई ना गड़बड़ी कि अब कैसे लिखें इसको। हाँ, अब अपना अपना सेंस ऑफ ह्यूमर काम यूज करोगे कि आरएफ को ऐसे लिखना है, आरएफ को ऐसे लिखना है। बहुत से बच्चे आरएफ कुछ लिख के आ जाएंगे। अरे जो आप मैथमेटिकल फॉर्म में जो पढ़ते हो, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑन ग्राउंड अपॉन लेंथ, सॉरी लेंथ ऑन मैप अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ग्राउंड, उसी को लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है। स्केल ऑफ प्लान, ग्राफिकल स्केल, ऐसे शॉर्ट टर्म्स भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट वर्नियर एंड रेट्रोगेट वर्नियर। उसने केवल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग ही पूछेगा। उससे एसोसिएट जितना भी सिलेबस है ना, वो सब कुछ पूछ सकता है। नाउ ये देखिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स।
अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अगर आप देखोगे द एरिया ऑफ द प्लान, केवल आपको हिंट लेनी है कि ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये किससे रिलेटेड है। द एरिया ऑफ प्लान of a plan of an old survey plotted to a scale of 10 meter to 1 centimeter measures now as 200 square centimeter as found by a planimeter. The plan is found to be have a shrunk so that a line originally 10 centimeter long now measures 9.8 only. तो ये किससे रिलेटेड है? ये श्रंक स्केल से रिलेटेड है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 5 नंबर के रेस्पेक्ट में आ सकता है। हाँ, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये मुश्किल से 4 या 5 लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा, इसलिए 5 नंबर में ही आएगा। ठीक है, नाउ 6 क्वेश्चन पढ़ के बताओ किससे रिलेटेड है। अब देखो यहां पे ए प्लान ऑफ एन ओल्ड सर्वे प्लॉटेड टू ए स्केल, ये तो वही हो गया शायद सेम, नहीं ये अलग है। ए प्लान ऑफ एन ओल्ड सर्वे प्लॉटेड टू ए स्केल 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कैरीड a note stating that a chain used was 20 centimeter too short। फिर इसके आगे आप देखोगे एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है, and it was also found that the plan had shrunk so that a line originally 10 centimeter long was 9.6 centimeter। इसमें मतलब इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन एंड shrunk जो स्केल है उस दोनों का कंसेप्ट है। तो ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अभी केवल हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि हमको चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, स्टार्ट तो अभी करेंगे। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ ए सर्वे लाइन वाज मेजर्ड विद ए 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी इक्वल टू 1200 मीटर्स एज ए चेक द लेंथ वाज अगेन मेजर्ड विद ए 25 मीटर चेन। दोबारा से उसको 25 मीटर की चेन से हम मेजर कर रहे हैं एंड वाज फाउंड टू बी 1212 मीटर। 20 मीटर से जब मेजर किया तो 1200 आई, 25 से मेजर कर रहे हैं तो 1212 आ रही है। उसके बाद कह रहा है ऑन कंपेयरिंग 20 मीटर चेन विथ द टेस्ट गेज इट वाज फाउंड टू बी 1 डेसीमीटर टू लॉन्ग। ये जो 20 मीटर की जो चेन है अगर हम इसको टेस्ट गेज पर चेक करते हैं तो ये हमको 1 डेसीमीटर क्या मिली है, लंबी मिली है। तो आगे कह रहा है फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ 25 मीटर चेन यूज्ड। तो बताओ 25 मीटर की जो चेन आपने यूज की है उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है। ठीक है जी, तो ये किसका क्वेश्चन हो गया, वही चेन का क्वेश्चन हो गया, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन एंड टेप। आगे ये पूरे करेक्शन का क्वेश्चन है, जो आप टेप करेक्शंस पढ़ते हैं इसमें ऑलमोस्ट करेक्शन अप्लाई हो रहे हैं, और जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं शायद उनको मैंने क्वेश्चन कराया भी है। ठीक है, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट ही कराया मैंने। ये कंप्लीट क्वेश्चन है और इसमें लगभग आपके 1-2 करेक्शंस को छोड़ के सारे करेक्शंस लग रहे हैं। तो इसमें करेक्शन वाला जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, उससे पहले अपन करेक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है नाउ, और ये क्वेश्चन आएगा आपका 20 नंबर का, लगभग 20 नंबर का तो कम से कम आएगा। मैक्सिमम लिमिट कितनी है एसएससी की, 30 तक पहुंचा देता है वो क्वेश्चन को, तो कुछ और गढ़ के इसको 30 भी कर सकता है, हो सकता है इसी को 30 दे दे। ठीक है, नेक्स्ट अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो थियोरेटिकल कंसेप्ट से हैं, जैसे व्हाट इज रेंजिंग एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ रेंजिंग। ठीक है, तो रेंजिंग क्या होती है ये आपको पता है, बस उसको लिखना है, बट ऐसा नहीं है केवल यही क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को मैं डिस्कस करने वाला हूं। अपन तो बिल्कुल चैप्टर वाइज चलेंगे जैसे चैप्टर में पढ़ते हैं। नाउ एक्सप्लेन एंड डिफरेंशिएट द मेथड ऑफ चेयरिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। एक आपने पढ़ा होगा हाइपोटेन्यूशियल करेक्शन, तो उसमें ये 5 नंबर का एक थ्योरी और उसके बारे में पूछ सकता है। कुछ नए क्वेश्चन भी आपको इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, यही नहीं कि आप पुराने क्वेश्चंस पे ही चलते रहें, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न हर बार बदलता है, कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं, तो जो हमको एक्सपेक्टेड लगते हैं कि ये, और क्वेश्चन आते कहां से बताओ आप, क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से आते हैं, स्टैंडर्ड बुक से आते हैं। जितना ज्यादा आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ोगे, सर्वे की जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको आप पढ़ोगे, उन्हीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन्हीं के डेटा में थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, उन्हीं की लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, बट ओवरऑल क्वेश्चंस जो हैं आपको स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाते हैं। तो उसके अलावा बहुत सारी प्रैक्टिस है अभी आपकी, ये तो क्लासरूम प्रैक्टिस है, केवल फर्स्ट स्टेज से निकल रहे हैं अपन,
उसके बाद में आपका क्लासरूम टेस्ट होगा, सेल्फ एवेल्युएशन टेस्ट, पेपर होगा, खुद से चेक करना है, सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे आपको, पेपर यही होगा, यही आपको सॉल्व करना है और यही चेक करना है। तो जितना अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करोगे कि मैंने कहां गलती की है, मैंने क्या ज्यादा लिख दिया, मैंने क्या कम लिख दिया, तो आपकी जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो एग्जामिनर के जैसी हो जाएगी, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उस क्वेश्चन में मुझे क्या लिखना है। नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो प्रैक्टिस करना है। और लास्ट स्टेज क्या है? टेस्ट सीरीज। तो आप 4 स्टेज से निकलोगे, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, बस ईमानदारी से प्रैक्टिस करते रहे ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, आपका अच्छा स्कोर कोई नहीं रोकेगा, और आपकी आने वाली एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होगा। ठीक है, चलिए, तो लास्ट जैसे यहां पर बोल रहा है कि क्यूमुलेटिव एंड कंपनसेटिव एरर्स में क्या डिफरेंस होता है, और ये पूरा करेक्शन वाला टॉपिक है। पूछ भी सकता है कि सोर्स ऑफ एरर कौन कौन से हैं, तो जहां आप करेक्शन अप्लाई करते हो वही तो एरर्स के सोर्स हैं। भाई हमने जहां करेक्शन डिफाइन किए थे वो करेक्शन क्यों अप्लाई किए थे? क्योंकि उनसे रिलेटेड एरर आई थी। अगर चेन की लंबाई ज्यादा आ गई तो वहां एरर डेवलप होगी, उसको करेक्ट करने के लिए हमको करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो भी क्वेश्चन बन सकता है। एंड लास्ट वन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप करेक्शंस एंड हाउ दे आर अप्लाइड, तो ये पूरा डेरिवेशन है। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो 20 नंबर का है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहला पॉइंट है आपका, चलिए क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है, हेडिंग लिखिए। हेडिंग कहां गई यहां से? हाँ, तो हेडिंग में इसमें लिख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो कितने क्लास हैं? 2। फर्स्ट वन इज प्लेन सर्वेइंग एंड सेकंड वन इज जियोडेटिक सर्वे। देखो, अब मुझे वैसे दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आए हो, तो बेसिक्स आपके स्ट्रांग है ही। बस इसमें आपको लैंग्वेज में कैसे लिखना है, बस वो लैंग्वेज आपके सामने है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? मैंने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखी है। इट इज द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच मीन सरफेस ऑफ अर्थ, मीन सरफेस ऑफ अर्थ, हाँ, मीन सरफेस, एक मिनट, इसमें हेडिंग तो चेंज नहीं हो गई? अच्छा ठीक है, मीन सरफेस ऑफ अर्थ एज ए प्लेन एंड स्पेरेडल शेप इज नेग्लेक्टेड। एक्चुअली मुझे लगा था इसने कंसीडर बोल दिया। ठीक है, तो सबसे पहला इसकी डेफिनेशन। कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जाए तो स्टार्ट करने के लिए डेफिनेशन अगर है तो डेफिनेशन लिखो, ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है कि एच के वी कैन सी दैट, लेट मी गो, इस तरह से नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है क्योंकि प्रिसाइज स्पेस मिलेगा। नाउ all triangle formed by the survey lines are considered as plain triangle। अगर ये बड़ा क्वेश्चन है तो फिर आप प्लेन ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पे जा सकते हो। अगर इसमें मार्क्स ज्यादा हैं, 5 मार्क्स के लिए सफिशियंट है, क्योंकि दोनों लिखने हैं ना 5 मार्क्स में, तो ये सफिशियंट है। उसमें आप डेटा ऐड कर सकते हो जो नोट में लगा रखा है, मैंने वो नोट में लगा रखा है कि डेटा क्या क्या ऐड करना है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो प्लेन सर्वे है ये कितने एरिया तक सूटेबल होता है। अब वो डेटाबेस तो आपको याद है, ठीक है, कितना होता है? कितना? 260 किलोमीटर स्क्वायर तक। वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर में ये प्लेन ट्राइंगल और स्फेरिकल ट्राइंगल का जो डिफरेंस होता है इंटरनल एंगल का, वो 1 सेकेंड होता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है? द लेवल लाइन इज कंसीडर्ड एज स्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। द लेवल लाइन इज कंसीडर्ड एज स्ट्रेट एंड द प्लम लाइंस आर कंसीडर्ड एज पैरेलल। तो ये 3 पॉइंट सफिशियंट है उसको डिफाइन करने के लिए। 2-3 पॉइंट नेक्स्ट जो नोट में है वो ऐड कर देंगे। और देखो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव अप्रोच केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए है, तो ऐसा नहीं है, आपके पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं और न्यूमेरिकल भी।
तो मुझे सारे पैरामीटर, मुझे सारे एस्पेक्ट लेके चलने पड़ेंगे कि थियोरेटिकल क्वेश्चन कौन सा बन सकता है और कौन सा न्यूमेरिकल। जो आप जियोडेटिक सर्वे पढ़ोगे उसमें लेवल लाइन आपकी बनेगी कर्वीलिनियर लाइन, और प्लम लाइन सारी सेंटर ऑफ अर्थ पर इंटरसेक्ट करेंगी। इसमें कैसी बनेगी? इसमें जो लेवल लाइन बनेगी वो बेसिकली स्ट्रेट बनती है, तो लेवल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ही तो आपकी प्लम लाइन होती है। पैरेलली तो लिखा हुआ है, जितनी भी प्लम लाइंस होंगी वो इस लेवल लाइन के क्या होंगी? लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। तो ये आपको लगेगा कि इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट हो रही है। सो दीज आर पैरेलल लाइंस। ठीक है। हाँ मुझे पता है अभी आपको स्टार्टिंग में ये बोर लगेगा, हाँ, बट कोई बात नहीं, यही प्रैक्टिस करानी है मुझे, लिखने की आदत डलवानी है पहले तो, क्योंकि आगे जो आपकी थियोरेटिकल सब्जेक्ट आएंगी बीएमसी, उनमें क्या करोगे। और देखो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे वो कन्वेंशनल कंपटीशन एग्जाम हो, अगर आप न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में रिमार्क लगाते हो, आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, जैसे टॉस में क्वेश्चन करते हैं अपन डिटरमिनेसी वाला, अब उसकी डिटरमिनेसी कम है या ज्यादा है, अगर मान के चलो कि वो अंडर सेफ आया या फिर बोल सकते हैं कि डिटरमिनेट है, तो कई बार बोल सकते हैं कि ये रिडंडेंट स्ट्रक्चर है। हमने कैलकुलेशन कर दी, उसकी डिटरमिनेसी बता दी, इनडिटरमिनेसी बता दी, और उसके बाद में हमने रिमार्क लगा दिया उसमें कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं वो ज्यादा हैं या कम हैं। अगर इस तरह के रिमार्क हम लगाते चले गए तो हमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 2 पॉइंट ये पढ़े हैं, प्लेन सर्वेइंग क्या होता है, जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है, रिमार्क में लगा के हमने इनका डिफरेंशिएशन बता दिया एक लाइन में, तो फिर आप जो है आपका आंसर और लोगों से थोड़ा अलग होगा। न्यूमेरिकल अप्रोच में भी कोशिश कीजिएगा कि लास्ट में मैं एक रिमार्क जरूर लगाऊं, जो मेरा रिजल्ट आ रहा है उसका मैं कंक्लूजन लिख दूं वहां पे कि भैया ये रिजल्ट आया, इसका कंक्लूजन ये है। ठीक है, कोशिश रहेगी कि हम कंक्लूजन लिख पाए। अगर केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही पूछी है और उससे कोई कंक्लूजन नहीं बन रहा है तो जबरदस्ती बनाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन अगर बन रहा है तो जरूर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जियोडेटिक सर्वेइंग। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, कुछ मत देखो, खुद से लिखो। सबसे पहले डेफिनेशन, तो डेफिनेशन अपने अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, द सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड, या फिर शेप को, जो उसका एक्चुअल शेप है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो जियोडेटिक सर्वेइंग इज दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द शेप ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। एग्जैक्ट शेप जो जियोइड होता है उसको कंसीडर करते हैं। फॉन्ट साइज छोटी है क्या? एक मिनट, अब ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? सेकंड पॉइंट है, हम ट्राइंगल से ज्यादा रिलेट करते हैं, तो बेसिकली ऑल दी लाइंस लाइंग इन ए सरफेस आर कर्व लाइंस। कैसी होंगी ये सारी लाइंस? कर्व लाइन। प्लेन सर्वे में सारी लाइन स्ट्रेट होंगी, है ना, और इसमें कैसी होंगी? कर्वी लीनियर लाइंस होंगी। और कर्वी लीनियर लाइन से मिलकर बनने वाला ट्राइंगल कैसा होगा? स्फेरिकल ट्राइंगल होगा। सो द ट्राइंगल्स आर स्फेरिकल triangles. The triangles are spherical triangle. जब एरिया ज्यादा होता है तब हम प्लेन सर्वे कंसीडर करते हैं या जियोडेटिक सर्वे? जियोडेटिक सर्वे, क्योंकि जितना ज्यादा सर्वे होगा उसमें एरर इकट्ठा होने के चांसेस, क्यूमुलेशन ऑफ एरर उतना ही ज्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? जियोडेटिक सर्वे। सो all geodetic surveys include work of larger magnitude and high degree of precision. Next, जो जियोडेटिक सर्वे है उसका जो मेन एम है वो अर्थ सरफेस पर किसी भी पॉइंट की एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोजीशन को प्रिसाइजली फाइंड आउट करना। ठीक है, किसी जगह के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या है उनको प्रिसाइजली फाइंड आउट करना, बियरिंग क्या है। ठीक है, तो
द ऑब्जेक्ट ऑफ जियोडेटिक सर्वे इज टू डिटरमाइन द प्रिसाइज पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। प्रिसाइज पोजीशन, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन हो चाहे वो एब्सोल्यूट पोजीशन हो, छोटे एरिया के लिए अगर हम केवल थोड़े बहुत एरिया के लिए काम कर रहे हैं तो उस जगह तो हमको ऐसा लगेगा चलो फ्लैट है, ये एकदम फ्लैट ग्राउंड है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि टॉप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में आपको पेरिफेरल डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस तो दो हैं, दोनों पोल्स के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी है और दोनों पोल्स के बीच में पेरिफेरल डिस्टेंस भी है। तो इनमें से सही डिस्टेंस कौन सी है जिससे आप अप्रोच कर सकते हो उन दोनों को? पेरिफेरल हो जाएगी ना। तो फिर अगर आप प्लेन सर्वे कंसीडर करोगे तो एक तरह से लाइन मानोगे, स्ट्रेट लाइन, जो कि ये क्या है, इनकरेक्ट मेजरमेंट हो जाएगा। हमें एक प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए अर्थ सरफेस पर ही चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? जियोडेटिक सर्वे करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, अब ये तो हुई इनकी जनरल इंफॉर्मेशन। अगर 5 नंबर का ये स्पेस था आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब 5 नंबर में इसको आप विदाउट एनी डिस्टरबेंस अपने में ही खोए हुए हैं, अपना पेपर कर रहे हैं, तो मुश्किल से 5 मिनट लगाओगे। एक लाइन 1 मिनट ले रही होगी, या मुश्किल से मुश्किल कोई छोटी लाइन है तो 40 सेकंड भी ले रही होगी, या आपकी स्पीड पर डिपेंड करेगा। तो कैलकुलेशन अभी से स्टार्ट कर दो कि मुझे एक लाइन को लिखने में कितना टाइम लग रहा है, एक पेज को लिखने में कितना टाइम लग रहा है। यही कैलकुलेशन है बस एसएससी मेंस को क्लियर करने का। वो जो डेटा है, जो आपके पास क्वेश्चंस पहुंचने, वो तो पहुंचते रहेंगे धीरे धीरे, बस आप अपनी प्रैक्टिस स्पीड जो है उसको मेंटेन रखिए, जितना ज्यादा कर सकें, ठीक है। अगर इसके बाद में भी स्पेस बचता है, यहां तक आपने काफी प्रिसाइजली लिख लिया है, आपको अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर थ्योरी में मिल भी जाएगा। 1 नंबर तो वो थ्योरी में कहीं भी काट सकता है, आपकी राइटिंग में भी काट लेगा। मान के चलो उसे समझ में ही नहीं आ रहा, फिर आपने तो सही लिखा है, बहुत से बच्चे ऐसे भी लिखेंगे जो डॉक्टर राइटिंग में, तो वो समझ में ही नहीं आएगी, तो उसके भी नंबर कट जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में भी अगर आपके पास स्पेस है तो बेटर है कि आप इसको यूटिलाइज करें और उसमें ये रिमार्क लगाएं, सबसे पहला रिमार्क ये लगाएं, द प्लेन सर्वे इज सुटेबल फॉर एन एरिया अप टू 260 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे पहला ये लगाएं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको आपके स्मार्टनेस से खेलना है। पता लगा 2 लाइन बची है, इसको तो लिख सकते हो, इतना लिखना पड़ गया और वो पूरा ही नहीं हुआ फिर, और आपने ओवरलैपिंग कर दी, तो आपकी जो कॉपी का जेस्चर है वो खराब हो जाएगा जितना आप क्रॉस करोगे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो लिखें सबसे पहले ये पॉइंट, ये नोट नहीं लगाएंगे, वहां रिमार्क लगाएंगे। The plane survey is suitable for an area up to 260 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि 195 किलोमीटर स्क्वायर है या 260 किलोमीटर स्क्वायर है। तो मैं आपको बता दूं कि 260 किलोमीटर स्क्वायर तक आप प्लेन सर्वे यूज कर सकते हो। ये जो 195 वाला कंसेप्ट जो है ना, वो दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करने का है, जिनमें अगर उनके इंटरनल एंगल के सम का डिफरेंस देखा जाए तो अप टू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर तक वो 1 सेकंड आता है। अब जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे आप दोनों ट्राइंगल्स का, वो डिफरेंस भी क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। वो क्राइटेरिया है। चलिए दूसरा लिखिए, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ 12 किलोमीटर लॉन्ग लेइंग इन अर्थ सरफेस इज ओनली 1 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द सबस्टेंडेड कॉर्ड। ये कह रहा है अगर मैं अर्थ को एक तरह से स्फीयर मानूं तो अर्थ सरफेस पर कोई 12 किलोमीटर का आर्क है। कितने किलोमीटर का? सॉरी, यहां कह रहा है
ये जो आर्क है ये सबस्टैंडर्ड कॉर्ड से 1 सेंटीमीटर ज्यादा आएगा, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है वो कितनी होगी? 12 किलोमीटर, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ 12 किलोमीटर लॉन्ग लेइंग इन द अर्थ सरफेस इज ओनली 1 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द सबस्टैंडर्ड कॉर्ड. तो सबस्टैंडर्ड कॉर्ड की लेंथ आएगी आपकी 12 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर, और ये जो है आर्क लेंथ ये कितनी आएगी? 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर. अब इस डेटा में भी बड़े कन्फ्लिक्ट हैं, मैं बता देता हूं आपको. इस डेटा में भी बड़े कन्फ्लिक्ट हैं, वो केवल ऑब्जेक्टिव के लिए हैं. ये जो है ये आपकी स्टैंडर्ड बुक का है, आपके जो स्टैंडर्ड बुक है बीसीपी उसमें लिखा हुआ है क्लियरली, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अब क्योंकि एसएससी जो है अलग अलग बोर्ड को फॉलो करती है, राजस्थान में इतने पीएससीज हैं, ठीक है, सॉरी राजस्थान में क्या, इंडिया में. अब एसएससी तो सेंट्रलाइज एक बोर्ड है, वो तो हर स्टेट को लेके चलता है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. किसी बुक में लिखा होगा कि 18.5 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में जो सबस्टैंडर्ड कॉर्ड है, सॉरी आर्क है, वो 1.52 सेंटीमीटर ज्यादा होता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है. ये केवल ऑब्जेक्टिव कंसर्न से है. अगर आप कन्वेंशनल में लिखते हो तो 12 किलोमीटर के लिए कितना लिखोगे? 1 सेंटीमीटर. चलो, एंड थर्ड नोट क्या हो जाएगा बताओ फिर. अब देखो इसको भी लैंग्वेज में लिखना है, ये लैंग्वेज का ही खेल है. तो लैंग्वेज क्या होगा कि प्लेन ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम, स्फेरिकल ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम का डिफरेंस, दोनों के सम का डिफरेंस कितना होगा? 1 सेकेंड. लेकिन कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वो ट्राइंगल का एरिया कहां तक होना चाहिए? 195 किलोमीटर स्क्वायर तक. तो देखो स्टेटमेंट पढ़ेंगे. द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एंगल्स, कौन से एंगल्स हैं ये? इंटरनल एंगल, अंडरस्टूड है. द सम ऑफ एंगल्स इन ए प्लेन ट्राइंगल and the sum of those in a spherical triangle is only 1 second, for triangle at the earth surface having an area of 195 square kilometer. अगर आपने उस ट्राइंगल का एरिया बढ़ाया तो फिर ये डिफरेंस भी क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा. तो ये उसका क्राइटेरिया है. अब इतने में से आप कितना याद रखोगे? ये मैंने 5 नंबर का ही लिखाया बस आपको. मुझे पता है कि एग्जाम में आप इसका 50% लिख के आओगे. 3 डेटा तो याद रहेंगे आपको, कुछ आए या नहीं आए, ये 3 पॉइंट तो जरूर आएंगे, दोनों की डेफिनेशन और ये 3 डेटा. ठीक है जी. अब देखो इसके अलावा बहुत सारा क्लासिफिकेशन और है, बेस्ड ऑन सर्वे साइट, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, उनमें से नहीं आएगा क्वेश्चन कोई भी, बट फिर भी मैं, अच्छा ये यहां पे आ गया हेडिंग, चलो कोई नहीं. तो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ फील्ड सर्वे, लिखना नहीं है, केवल समझना है कि लिखना भी है. ये नहीं आएगा इसमें से क्वेश्चन, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा. तो लैंड सर्वेइंग, आप अपनी कॉपी में जरूर इसको मेंशन करें. मेंशन करने का मतलब है ये हेडिंग जो है ये लिखें, क्योंकि मैं बताता हूं आपको, जो आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो तो फुली डिस्क्राइब फॉर्म में लिखे होंगे आपकी कॉपी में. जो आपके लास्ट में ये कुछ पॉइंट रहेंगे तो आपको लास्ट में लगेगा कि चलो ठीक है हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, अब थोड़ा एक्स्ट्रा अगर पढ़ना है तो इन पॉइंट्स को पढ़ लिया जाए. तो केवल इनके हेडिंग्स को नोट डाउन कर लीजिए कि कितने तरह के सर्वे हो सकते हैं. क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ फील्ड सर्वे. तो इसमें भी कैटेगरी है क्या? अगर जो सर्वे साइट है वो अर्थ सरफेस पर है, ठीक है, मतलब एक तो है कि पानी में हो, एक है हवा में हो और एक जमीन पे हो,
तो लैंड पर अगर है तो लैंड सर्वेइंग में पहला कौन सा हो जाएगा? टोपोग्राफिक सर्वे। पहला कौन सा हो जाएगा? टोपोग्राफिक सर्वे। दूसरा कैडिस्ट्रल सर्वे, ठीक है। और मैंने हालांकि परमिशन ले ली है इस बार, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी लास्ट में, ठीक है। बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप ही बैठ जाओगे, मैं एक एक की कॉपी चेक कर लूंगा। इसलिए ध्यान रखें कि यहां तो आपको जो मैं लिखा रहा हूं वो लिखना ही है, बाद में आपको पढ़ने के लिए ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आप पुराने वाले स्टूडेंट होंगे, वो उनको एनवायरनमेंट पढ़ाई थी तो बोले सर एनवायरनमेंट की कहाँ है? हाँ 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 मुझे पता है, तो इस बार तो मैंने परमिशन ली है ना, ठीक है। नेक्स्ट है सिटी सर्वे। ये पॉइंट जो है आपको बस रिवाइज कर लेने हैं लास्ट मोमेंट पे, अभी से इन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा कोई है नहीं कि इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए हों। कैडिस्ट्रल सर्वे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, क्या होता है बताओ मुझे? हाँ, प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी बाउंड्री लाइन सेटअप करने के लिए लास्ट में ऐड करना है लीगल पर्पस के लिए, ठीक है। लास्ट में ऐड करना है लीगल पर्पस के लिए, प्रॉपर्टीज की बाउंड्री लाइन सेटअप करने के लिए जो सर्वे किया जाता है उसको कैडेस्ट्रल सर्वे कहा जाता है। ऐसे ही है आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे या मरीन सर्वे, मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। केबल हेडिंग, तो वाटर बॉडीज में नेविगेशन के लिए बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं, जेटी वगैरह बनाने के लिए जो सर्वे किया जाता है उसको हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे बोलते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। बताओ क्या होता है? जो सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं, जिनको हेवनली बॉडीज कहा जाता है, उनकी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं। ट्रू मेरिडियन कैसे स्टैब्लिश की जाती है? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से। किया आप लोगों ने एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे? नहीं किया? बचपन से ही सिखाया जाता है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock सूरज के सामने ऐसे खड़े होना है। तो ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, और ये, तो यही तो है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। और क्या है भाई? इस जगह पर आपको ट्रू नॉर्थ बताना है तो आपको सुबह का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको मैग्नेटिक नॉर्थ बताना है तो अभी आप कंपास सेट कीजिए, यहां पर जो कंपास की जो डायरेक्शन आएगी दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। लेकिन अगर आपको ट्रू नॉर्थ बताना है, ट्रू नॉर्थ किसके रेस्पेक्ट में आएगा? सन के रेस्पेक्ट में। तो आपको सुबह मॉर्निंग 7 o'clock आपको क्या करना है? ऐसे खड़े हो जाना है, हेलीकॉप्टर बन जाना है, और फिर जो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो आपका क्या होगा? ट्रू नॉर्थ होगा, ठीक है। बट एक्चुअली वो भी आपका थियोडोलाइट से होगा। थियोडोलाइट से पहले हम किसको साइड करेंगे? सन को साइड करेंगे, फिर हम 90 डिग्री घूमेंगे। हाथ से क्या पता लग रहा है कि 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो एग्जैक्ट जो है वो थियोडोलाइट से होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। तो ओवरऑल मिला के क्लासिफिकेशन को 20 नंबर का क्वेश्चन ही बना सकता है ये, ठीक है, अगर वो थियोरेटिकली पूछे। बट सर्वे एक इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि वो इतना बोरिंग क्वेश्चन नहीं पूछेगा 20 नंबर में। हाँ, बट फिर भी हम पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, पॉसिबिलिटीज रख सकते हैं यहां पर। वो क्या है कि 20 नंबर का ये भी क्वेश्चन बन सकता है पूरा, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, सारी कैटेगरीज को डिफाइन कीजिए। तो सारी कैटेगरीज में नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। तो जैसे इंजीनियरिंग सर्वे, अब किसी भी इंजीनियरिंग को, किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमको उसकी प्लानिंग, डिजाइनिंग और एग्जीक्यूशन के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। तो उसके लिए हम सर्वे कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप डैम बना रहे हैं, तो डैम बनाने के लिए पहले आप क्या करेंगे? रिकोनेंसिस, एक तरह से आप रफ सर्वे करेंगे।
जिससे वहां का जनरल आइडिया हमको लग जाए। रेकोनेंसेस कहां से आया? रैकी से। हाँ बिल्कुल, रैकी करते हैं, रैकी वही है ये, उसी से आया। तो रैकी में क्या करते हैं, आप जनरल आइडिया लेते हैं, जनरल सिचुएशन का पता लगाते हैं कि अगर किसी घर में चोरी करनी है तो आपको क्या करना है, आपको तो नहीं करना है, चोर करेगा जो भी करेगा। हाँ, तो वो पहले पता लगाए कौन कब आता है, कौन कब जाता है, कुत्ता है या नहीं है, कितने आदमी हैं, और बाहर कपड़े सूख रहे हैं तो किस किस तरह के कपड़े सूख रहे हैं, उससे भी आइडिया लग जाएगा। कितने वृद्ध हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बड़े हैं, कितने बच्चे हैं। तो एक तरह से जनरल इंफॉर्मेशन। तो वैसा ही हम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए भी करेंगे। जैसे ही आप कोई भी डैम बना रहे हैं तो डैम की साइट का आपको एक आइडिया लेना पड़ेगा। अब डैम बनाने के लिए प्रॉपर साइट सिलेक्शन आपने पढ़ा है, इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज में पढ़ा है कि नैरो वैली होनी चाहिए, डेप्थ ज्यादा होनी चाहिए, हार्ड स्टार्टा होना चाहिए, रिवर मेंडरिंग नहीं होनी चाहिए वहां पर। इस तरह की कंडीशन अगर सेटअप नहीं हो रही है वहां पर और सूटेबल साइट सिलेक्शन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डैम बनाएंगे। फिर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि वहां की सॉइल किस तरह की है, फाउंडेशन कैसी है। फिर हम वहां पर आसपास क्या देखेंगे, मैटेरियल अवेलेबिलिटी, कि कौन सा मटेरियल इजीली अवेलेबल है यहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इस तरह के सर्वे को हम क्या बोलेंगे, इंजीनियरिंग सर्वे। नेक्स्ट है जैसे मिलिट्री सर्वे। तो मिलिट्री पर्पज के लिए जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो जिस सर्वे के थ्रू, उसको हम बोलते हैं मिलिट्री सर्वे। लास्ट में आवाज मत कीजिए। नेक्स्ट है माइन सर्वे। तो ये छोटी छोटी लाइंस है, केवल एक एक लाइन लिखना है, बट मैं बार बार बोल रहा हूं कि इतना बोरिंग क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जियोलॉजिकल सर्वे, अर्थ रिजर्व के बारे में अगर आपको स्टडी करनी है कि जमीन के नीचे क्या क्या है, ऑयल रिजर्व है, वाटर रिजर्व है, मिनरल है, हीरे जवाहरात हैं, जो भी है, ये क्या है, एक जियोलॉजी है। अर्थ की जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करना है कि भाई 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो वो जो स्टडी हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जियोलॉजी। और उस सर्वे को क्या बोलेंगे, जियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, पुरातत्व विभाग जो सर्वे करता है, ओल्ड सिविलाइजेशन, मॉन्यूमेंट्स, पिलर, फोर्ट, बिल्डिंग्स, इनके बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो ये है आपका पर्पस। लास्ट है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, और एक तरह से ये सर्वे का सिलेबस है। अब है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो था कि प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में क्या डिफरेंस होता है, या फिर आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा है जो सिलेबस में मेंशन कर रखा है, द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। देखो, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वो क्या है कि 2 वेल डिफाइंड पॉइंट से जिनकी पोजीशन हमें पहले से पता है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी तीसरे पॉइंट की लोकेशन, पहले से ही 2 वेल डिफाइंड पॉइंट हैं जिनकी पोजीशन हमको पता है, तो तीसरे पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में कई सारे ऑप्शंस होंगे। ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है। जैसे लेट सपोज कि ये P है, ये Q, और ये थर्ड पॉइंट R आपको आइडेंटिफाई करना है, इसकी लोकेशन फिक्स करनी है। तो यहां मैंने 5 डायग्राम बना रखे, 5 ऑप्शन है आपके। या फिर दूसरे तरीके से यह भी कह सकता है कि किसी एक पॉइंट की पोजीशन को फिक्स करने के लिए आपके पास में एटलीस्ट उसके लिए 2 नॉन मेजरमेंट होनी चाहिए। 2 नॉन मेजरमेंट तभी होंगी जब आपके पास 2 वेल फिक्स्ड पॉइंट होंगे। ठीक है, तो जैसे R को आपको फिक्स करना है, P और Q की पोजीशन आपको पहले से पता है, ये पहले से डिफाइन है। तो अब P और Q से कैसे कैसे इसको हम फिक्स कर सकते हैं। जैसे पहली ऑप्शन है हमारे पास, पहली चॉइस है कि सर मुझे P से और Q से R की डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस पता है मुझे, PR पता है, QR पता है।
क्लियर? क्या क्या पता है हमें? डिस्टेंस पता है, तो कोई और ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, एक्चुअली यहां पर डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन का भी खेल है, बट हम जैसे बता सकते हैं कि लेट सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। अब आप डायरेक्शन से आप बता सकते हैं कि भाई ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, इतना आइडेंटिफिकेशन तो कर लोगे भाई इस लाइन के ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। तो हम इससे एक आई जजमेंट से भी बताएंगे कि सर ये लेफ्ट साइड है, क्योंकि मान के चलें PR जो है वो 5 मीटर है और ये 7 मीटर है, तो ये तो इधर भी तो हो सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन हम इसको आई जजमेंट से बता सकते हैं, वहां सर्वे करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, P को सेंटर मान के और PR को रेडियस, P को सेंटर मान के PR को रेडियस और 5 मीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे, 5 मीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे। ऑन फील्ड करना पॉसिबल नहीं है, बट ड्राइंग पे तो कर सकते हैं स्केल अडॉप्ट करके, और उसके रेस्पेक्ट में जो पोजीशन आएगी उसको डिफाइन कर देंगे, मार्क कर देंगे। वैसे ही Q को सेंटर मान के और QR को रेडियस लेके और एक Q से आर्क कट करेंगे, और दोनों आर्क क्या करेंगे, एक दूसरे को R पर इंटरसेक्ट करेंगे। और ये कौन सा मेथड हो गया फिर, ये है चेनिंग या टेप। भाई डिस्टेंस आप किससे मेजर कर सकते हो, बस चेन या टेप। तो अगर आपके पास चेन है या टेप है तो आप ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, फर्स्ट प्रिंसिपल ये बताता है कि आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि यहां पर P Q वेल डिफाइंड पॉइंट, R की पोजीशन आपको पता नहीं है, तो आपको PQ लाइन पता है। क्या पता है, PQ लाइन पता है। अब इस PQ लाइन से R पर एक परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ करना है आपको। क्या करना है, परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो पहला मेजरमेंट हो गया ये परपेंडिकुलर बनाना, और दूसरा मेजरमेंट हो गया ये लेंथ। तो दो मेजरमेंट चाहिए ना, यहां पर दो मेजरमेंट कौन कौन से हैं, 5 मीटर और 7 मीटर, दोनों लेंथ है। यहां पर क्या क्या है, यहां पर है आपका एंगल और यहां पर है डिस्टेंस। तो इस मेथड को हम क्या बोलते, क्या बोलेंगे, इस मेथड को बोलेंगे हम ऑफसेट मेथड। क्या बोलेंगे इसको हम, ऑफसेट मेथड। और यहां पर हो रही है डिटेलिंग, यहां पर क्या हो रही है, डिटेलिंग। ऑफसेट्स क्यों लिए जाते हैं, ऑफसेट्स डिटेल बताने के लिए, डिटेल कलेक्ट करने के लिए लिए जाते हैं। यहां पर बताओ मुझे, P Q R, P Q R, मुझे पता है ये लाइन PQ तो मेरे पास डिफाइन है ही है, ये तो मैं बता ही सकता हूं। और मैंने बताया Q से इस एंगल पर इतने डिस्टेंस पर 7 मीटर पर 20 डिग्री एंगल पर, 20 डिग्री एंगल पर ये क्या है, R फिक्स है। तो हमने एंगल मेजर किया है और डिस्टेंस मेजर की है। और एक तरह से आप देखें तो यहां क्या हो रहा है, ट्रैवर्सिंग नहीं हो रही है, कि यहां पर आप P Q R इस फॉर्म में जा रहे हैं, आप लेंथ भी मेजर कर रहे हैं, आप एंगल भी मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट कंसर्न है कि केवल और केवल आपने एंगल ही मेजर किया है, कंपास ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं आप इसमें, केवल और केवल एंगल ही मेजर कर रहे हैं। कि भाई आपने क्या किया, टू थियोडोलाइट मेथड भी कुछ ऐसा ही है। इसमें लेट्स सपोज कि ये 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और इस लाइन के रेस्पेक्ट में आपने थियोडोलाइट को इस लाइन पे अलाइन कर रखा है, 30 डिग्री लाइन पे अलाइन कर रखा है, फिक्स कर रखा है। और इस लाइन के रेस्पेक्ट में आपने थियोडोलाइट को, एक थियोडोलाइट को यहां पर 20 डिग्री पर अलाइन कर रखा है। और इस लाइन पर एक रेंजिंग रॉड लेके या फ्लैग लेके एक बंदा इस पे आगे जाता जा रहा है, इस पे आगे चल रहा है, इसको तो दिख ही रहा है। इस पे जैसे जैसे वो आगे जाता जाएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा, रुक जा, जैसे ही वो दोनों को विजिबल हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन R फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ये क्या है, एक एंगल और एक लेंथ, एक एंगल और एक लेंथ। तो ये आपका कंसर्न है। अब पहले तो कि बहुत कम इंफॉर्मेशन अगर पूछी जाए तो ये तो हमको मेंशन करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट
केवल एक सिंगल पॉइंट। फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हमको पॉइंट की लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है। तो अगर बहुत कम पूछा है, बहुत कम स्पेस है, तो इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे एक तो ये भी डिफाइन करना है, एक अगला प्रिंसिपल कौन सा है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, तो उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। और 5 नंबर में पूछ लिया तो ये काफी है, सफिशियंट है यहां तक, इसके बारे में इतना, और फिर वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाना, आपका स्पेस जो है कवर हो जाएगा। अगर 10 नंबर का पूछ लिया तब आपको पांचों जो आपने पढ़े हैं मेथड्स ये एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखो, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स टू बी सर्वेड शुड बी लोकेटेड बाय मेजरमेंट फ्रॉम एटलीस्ट टू पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। और दो पॉइंट कौन कौन से लिए थे हमने रेफरेंस के, P और Q, द पोजीशन ऑफ विच हैव ऑलरेडी बीन फिक्स्ड। और इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन क्या होगी, पहले से ही फिक्स होगी। चलिए लिखिए, 5 नंबर में अगर लिखना है तो हमने केवल इस स्टेटमेंट से समझा दिया कि इसका मतलब क्या है, कि किसी पॉइंट, थर्ड पॉइंट को जिसकी पोजीशन हमको फिक्स करनी है तो हमारे पास एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स होनी चाहिए। कहां से, 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस से, जिनकी पोजीशन पहले से क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है जी। अब अगर यही केवल एक प्रिंसिपल आपसे ज्यादा नंबर में पूछ लिया है, या दोनों को मिला के ज्यादा नंबर कर दिया, 15 मार्क्स का कर दिया, लेट सपोज ये 10 का पूछ लिया, वो 5 का पूछ लिया, तो इसमें और भी लिखना पड़ेगा, मार्क्स कैसे आएंगे। तो अब आपको वो पांचों जो मेथड्स थे, उन पांचों मेथड्स को एक एक दो लाइन में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां मैंने लिख रखा है, लेट P एंड Q बी द रेफरेंस पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब क्योंकि अब आपको लिखना है, सोचना नहीं है, क्योंकि आपको पता है P और Q क्या है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑन द ग्राउंड, तो इसमें याद थोड़ी करना है, वो जो स्टोरी आपने बनाई उसको लिखना है। द डिस्टेंस पी क्यू कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, P और Q की डिस्टेंस तो हमको पता होनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो क्या है, रेफरेंस है। एंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ P एंड Q कैन बी प्लॉटेड ऑन द शीट टू बी सम स्केल। और उन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, जो भी आपकी ड्राइंग शीट है उस पर ड्रॉ कर देंगे। अब ड्रॉ करने के लिए स्केल चाहिए, तो पूरा पैराग्राफ जो है उसकी पूरी स्टोरी बन गई कि P और Q हमारे पास में 2 पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम एक्यूरेटली मेजर करेंगे और किसी स्केल पर उनको ड्रॉ कर देंगे। नाउ द पॉइंट P एंड Q विल बी दस सर्व एज रेफरेंस पॉइंट। तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही लाइन को बार बार लिखें, फॉर फिक्सिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑन द अदर पॉइंट्स। और दोनों कैसे बिहेव करेंगे ड्राइंग शीट पर, रेफरेंस पॉइंट की तरह तीसरे पॉइंट को फिक्स करने के लिए। नाउ एनी अदर पॉइंट सच एज R, ये हमारा पॉइंट जो है जिसको ड्रॉ करना है, कैन बी लोकेटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट मेथड्स। अब वो आएंगे आपके, फिर ये वाला है, इसको क्या लिखना है। ठीक है, तो पहले चलो, तो फर्स्ट है, अब जो आप यहां पर इस डायग्राम में कर रहे हो बस वही लिखना है। देखो, डिस्टेंस PR एंड QR, डिस्टेंस PR एंड QR कैन बी मेजर्ड, दोनों को मेजर करेंगे, हमको पता होनी चाहिए डिस्टेंस, वेल डिफाइंड मेजरमेंट होने चाहिए हमारे पास में एटलीस्ट 2। तो ये जो मेथड है ये चेन मेथड है, तो इसमें हमको डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ग्राउंड पर जाकर मेजर करके आए हैं। नाउ measured and the point R can be plotted by swinging the two arc to the same scale to which PQ, दोनों जो P और Q जो आपने प्लॉट किया है, ये ग्राउंड की कहानी थी, पहले समझ लो इसको। ये ड्राइंग है, ठीक है, लेट सपोज के ग्राउंड पर PQ के बीच में डिस्टेंस है 30 मीटर, क्या है 30 मीटर। आपने इस ड्राइंग के लिए स्केल लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेट सपोज 5 मीटर। क्या स्केल लिया आपने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। तो इन दोनों के बीच में आप कितनी डिस्टेंस
ये P हो गया, ये Q, और ये 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। ये आपने ड्रॉ कर दिया। आपको एक इंफॉर्मेशन पता है कि भाई जो P है, R जो है वो P से 20 मीटर दूर है और Q से 30 मीटर दूर है। ये इंफॉर्मेशन आपको पता है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको पता है, आपने मेजर की है, जो भी है। अब आपको इस ड्राइंग पर इसकी पोजीशन को फिक्स करना है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर जैसे ये 20 मीटर है, एच पर द स्केल, जो स्केल आप, क्योंकि ड्राइंग में स्केल चेंज नहीं होता है, जो एक बार ले लिया है वो सारे मेजरमेंट्स के लिए सेम चलेगा, तो इसलिए लिखा है इसने लास्ट में, एंड आर कैन बी प्लॉटेड बाय स्विंगिंग टू आर्क्स टू द सेम स्केल, टू द सेम स्केल टू विच पी क्यू हैज बीन प्लॉटेड। जिस स्केल पर हमने पी क्यू प्लॉट किया है उसी स्केल पर हम इस आर को भी क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो पी को क्या मानेंगे, पी को क्या मानेंगे, सेंटर, और पी आर को रेडियस। कितनी लेंथ होगी रेडियस की, ग्राउंड पर 20 मीटर, लेकिन यहां पर 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर से हम क्या करेंगे, एक आर कट कर देंगे। इसी तरीके से Q को सेंटर मानेंगे, क्यू आर को रेडियस, और 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस का आर कट कर देंगे, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी आर। बस, तो लिखें आप, केवल यही ड्रॉ करना है, कुछ और ज्यादा नहीं करना है। चलो लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, सेकंड जो है ये ऑफसेट मेथड है और ये डिटेल्स को प्लॉट करने के काम आता है। तो इसमें क्या करना है, एज परपेंडिकुलर आर एस, पी क्यू आर और एस, a perpendicular RS can be dropped on reference line PQ, dropped on reference line PQ, and length of PS and SR, PS and SR as measured। वो हमको S की लोकेशन पता करनी है बेसिकली, कि भाई P से कितनी दूर होगा और Q से कितनी दूर होगा। द पॉइंट आर देन प्लॉटेड यूजिंग सेट स्क्वायर, मतलब एक तरह से ये आप कैसे ड्रॉ करोगे, हैं? तो सेट स्क्वायर होगा आपके पास ड्राइंग में, तो उससे आपने क्या कर दिया, आपने ये एस फाइंड आउट कर लिया कि एस कहां पर होगा, और यहां से फिर आप एस आर डिस्टेंस पर इस आर को फिक्स कर दोगे। द पॉइंट आर कैन बी देन बी प्लॉटेड यूजिंग सेट स्क्वायर, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द डिटेल्स, मतलब जिसके क्या बोलेंगे इसको, ऑफसेट मेथड। नहीं, ये जो है ये 90 डिग्री के लिए बोल रहा है बस। लेंथ यहां पर देखो, ये डिस्टेंस तो हमको पता होनी चाहिए, तभी तो हम आर को बताएंगे, ठीक है। ये तो केवल उसको कि भाई पीएस क्यों लिखा है हमने, पीएस इसलिए कि यहां से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकें, बस इतना, कि कहां से ड्रॉ करोगे और कितनी लेंथ तक जाओगे, ठीक है। पीएस तो केवल इस पोजीशन को बताने के लिए है, नहीं ना। हाँ, क्या कह रहे हो, ये देखो आर एस में बताता हूं, यहां क्या है। जैसे आप ड्राइंग करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, पी और क्यू लाइन को असाइन करेंगे, ठीक है, पी और क्यू। अब ये हमको एस नहीं पता, ये आर हमको आइडेंटिफाई करना है। तो अब ये परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ करना है, तो ग्राउंड पर हम या तो क्यू से या पी से उस पॉइंट की लोकेशन लेके आएंगे जहां पर वो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। यही पूछा है ना आपने, मतलब कि ये एस की पोजीशन हमको पता है या नहीं है। तो ये ग्राउंड पर हमको जो भी है ड्रॉप ग्राउंड पर पता है आपको, ग्राउंड की इंफॉर्मेशन को आप ड्राइंग पर लेके आ रहे हो, पर बनाए कैसे,
तो वहां पर हमको ये आर से इस पी क्यू लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है उस डिस्टेंस को हम ग्राउंड पर यहां पर मेजर करके आए हैं। तो या तो आप क्यू एस से ले लीजिए, अब जो भी आपको नजदीक लगे। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो शॉर्टर मेजरमेंट होता है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें एरर कम होती है। तो यहां इसलिए लिखा होगा पी एस, क्यू एस भी लिख सकता है, वहां पर कुछ भी लिख सकता है। अगर आप क्यू एस भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये उसकी चॉइस है। तो आप या तो क्यूएस से चले जाइए क्योंकि एस की पोजीशन हमको पता होनी चाहिए, तभी हम इसको मार्क कर पाएंगे, और फिर सेट स्क्वायर की मदद से एस आर डिस्टेंस पर आर को पॉइंट आउट कर देंगे। ठीक है, देखो अब एक कंसर्न और सुन लो। अभी तो यहां लिख रहे हैं, ठीक है, साथ साथ लिख रहे हैं क्योंकि मैंने भी ऐसे लिख रखा है कि बार बार मैं स्लाइड चेंज ना करूं। बट जो सबसे पहले एक इमेज थी ना जिसमें पांचों डायग्राम थे एक साथ, आपका स्पेस यूटिलाइजेशन कब होगा, जब आप सारे डायग्राम्स को एक साथ बनाकर लास्ट में बना के बताओगे। और उसमें ये स्टेटमेंट लिखा है, इसमें हम लिख देंगे फिगर नंबर जो भी है, ठीक है, क्योंकि आप इसके नीचे बनाओगे आपका बहुत ज्यादा स्पेस जा रहा होगा। तो तरीका समझे कि सारे पांचों पॉइंट हमने लिख दिए, उसके बाद में लास्ट में सारे डायग्राम्स बना दिए, उन पे नंबरिंग कर दी, तो आप बस केवल इसमें क्या लिखोगे, फिगर, रेफरेंस फिगर दिस वन, रेफरेंस फिगर दिस वन, रेफरेंस फिगर दिस वन, अंडरलाइन कर देना उसको। अगर इसके नीचे बनाओगे तो इतना स्पेस खा गया ये। ठीक है, तो मैं स्पेस पर जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको कॉपी इस बार ऐसी मिलने वाली है, जो पूरा पेपर मिलेगा वो आपको टेस्ट सीरीज में भी ऐसा ही मिलेगा। जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता लग जाए कैसे लिखना है। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट है, इनको जरूर आपके दिमाग में बैठाला करो, और या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो कि हम कहाँ गलती कर सकते हैं। हालांकि मैंने वो पहले ऐसे लिख रखा था, पर बार बार स्लाइड चेंज करनी पड़ती फिर आपके लिए। चलो नेक्स्ट लिखो, ये कौन सा है, ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग में हमने क्या किया, द डिस्टेंस क्यू आर एंड द एंगल पी क्यू आर, दो मेजरमेंट हो गए, एक तो ये हो गया एंड क्यू आर हो गया, कैन बी मेजर्ड एंड पॉइंट आर इज प्लॉटेड आइदर बाय मींस ऑफ प्रोटेक्टर और बाय द ट्रिग्नोमेट्रिकली। जहां पर आप एंगल्स मेजर करोगे, बेसिकली वो प्रिंसिपल जो है मेनली आपके ट्राइंगुलेशन में यूज होता है। अब देखो यहां पर हम इन डिस्टेंसेस को मेजर नहीं करते हैं, जो डॉटेड लाइन मैंने बताई है यहां पर, ठीक, ये जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब है हमने डिस्टेंस मेजर नहीं किए हैं, हमने केवल एंगल्स मेजर किए हैं, θ1 एंड θ2। इस कंसेप्ट में हमको क्या क्या पता है, इन दिस मैथड द डिस्टेंस पी आर एंड क्यू आर नॉट मेजर्ड, हमने डिस्टेंस पी आर और क्यू आर मेजर नहीं की है, बट एंगल्स आर पी क्यू दिस इज θ1 एंड एंगल आर क्यू पी दिस इज θ2 आर मेजर्ड विद एन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी है आपके पास में, कंपास है, जो भी है, सॉरी थियोडोलाइट है। नोइंग द डिस्टेंस पी क्यू, ये तो आपको पता है पी क्यू कितनी है, तभी तो इस लाइन को ड्रॉ कर पाओगे आप ड्राइंग पर। पॉइंट आर इज प्लॉटेड आइदर बाय मींस ऑफ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की मदद से, क्योंकि एंगल पता है आपको, प्रोटेक्टर की मदद से पी से और क्यू से इन लाइंस को ड्रॉ कर देंगे, इंटरसेक्शन पे आपका आर होगा। अगर आपके पास में प्रोटेक्टर नहीं है तो आप इसमें ट्राइंगल का सॉल्यूशन भी कर सकते हो, क्योंकि बचा कुछ एंगल भी मेजर कर लोगे तो एंगल अपॉन साइड का वो कंसेप्ट साइन रूल लगा सकते हो, कहने का मतलब ये है। और साइन रूल लगा के आप डिस्टेंसेज भी बता सकते हो फिर, क्योंकि सारे एंगल्स पता है आपको। तो ट्राइंगल सॉल्यूशन से भी आप पॉइंट आर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो प्लॉटेड आइदर बाय मींस ऑफ प्रोटेक्टर और बाय द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड वेरी मच इन ट्राइंगुलेशन। अब फॉर एग्जांपल कि यही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता,
4 डायग्राम बने होते हैं आपके ये, ठीक है, ये चारों डायग्राम बने होते हैं और आपसे पूछ लिया जाता कि इनमें से कौन सा ट्रायंगुलेशन में यूज होता है, विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन ट्रायंगुलेशन। अब ऐसा क्वेश्चन तो आपने नहीं पढ़ा होगा, है ना, तो कुछ इंफॉर्मेशन तो आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी इससे, ठीक है। लिखो आप, सबसे ज्यादा यूज होता है ये, लिख लिया। चलिए लास्ट में क्या करना है, सेम कंसर्न, अब रिपीट हो चुका है सब कुछ, तो अब ज्यादा माइंड पे लोड नहीं पड़ना चाहिए, वही सेम कंसर्न के पी क्यू लाइन हमको पता होगी, ड्राइंग पर ड्रॉ करेंगे। इस बार हमारे पास में 2 मेजरमेंट कौन कौन से हैं कि एक तो हमने ये एंगल जो है, कौन सा एंगल है, आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी, ये एंगल थीटा हमको पता है, और दूसरी साइड से हमको ये डिस्टेंस पता है, कौन सी, पी आर। पहले वाले ट्रेवर्सिंग में हमने क्या किया था, हमको ये एंगल और यही डिस्टेंस पता थी। इस वाले ट्राइवर्सिंग के केस में क्या किया है, ये एंगल और इसके सामने वाली अपोजिट जो साइड है वो पता है, और इससे फिर हम आर की लोकेशन को फिक्स कर सकते हैं। लैंग्वेज में लिखा हुआ है द एंगल आर क्यू पी एंड द डिस्टेंस पी आर मेजर्ड, ठीक है, डिस्टेंस कौन सी है, पी आर, ये वाली डिस्टेंस पी आर इज मेजर्ड and the point R is plotted either the protecting an angle and swinging an arc from P। मतलब ये तो हमारी लाइन ड्रॉ कर देंगे हम इनफाइनाइट तक इस एंगल पे, और यहां से आप क्या कर देंगे, इसको सेंटर, PR को रेडियस और आर्क प्लॉट कर देंगे। भाई इसको तो हम आगे तक बढ़ा देंगे बिल्कुल, इसको आर्क कट कर देंगे, जहां इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दैट विल बी द पॉइंट R। और ये भी ट्रैवर्सिंग का प्रिंसिपल है बट बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, माइनर यूटिलिटी। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल आपका कवर हुआ है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल कंप्लीट हुआ है, सेकंड प्रिंसिपल के पॉइंट्स को अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। नाउ सेकंड एंड इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। चलिए इसकी प्रोसेस पे आते हैं। देखो 2 बातें हैं, प्रिंसिपल का नाम, फिर उसकी प्रोसेस। सर्वे में कुछ इसी तरह से चलता है, प्रोसेस, तो प्रोसेस की डेफिनेशन आ गई, जैसे पूछ लिया रेंजिंग क्या होती है, तो रेंजिंग की डेफिनेशन आ गई, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, बस ये 3 क्वेश्चंस का आंसर कर दो, आपको सही मार्क्स मिलने वाले हैं। तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, दिस इज द नेम ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद में कैसे करते हैं या इसके पीछे प्रोसेस क्या है, तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट ये कहता है कि सबसे पहले आप इंटायर एरिया को, इंटायर सर्वे एरिया को मेजर कंट्रोल पॉइंट से ब्रेक कीजिए, ठीक है। उस पूरे एरिया के कौन कौन से मेजर कंट्रोल पॉइंट्स हैं जो उस सर्वे को कमांड करेंगे। जैसे आप इस जगह के आसपास के जितने भी एरिया हैं, लेट्स सपोज कि आप WTP से लेके और इस कोचिंग तक के एरिया को सर्वे करना चाहते हैं, तो इसमें बीच बीच में जो लैंडमार्क्स हैं उनको आप फिक्स कर दीजिए। जैसे अपना कोचिंग हो गया, उसके पास में गांधीनगर रेलवे स्टेशन हो गया, उसके पास में सरस डेयरी का हो गया, GT हो गया, WTP हो गया, जवाहर सर्कल, गोपालपुरा, जो भी है, और इस तरह से एक पूरा एरिया बन गया। एंड दीज लैंडमार्क्स आर नोन एज मेजर कंट्रोल पॉइंट्स। इनको आपने क्या किया, तो पहला पॉइंट आ गया कि इंटायर एरिया को हमको क्या करना है, मेन सर्वे कंट्रोल पॉइंट फिक्स करने हैं, और इन मेन कंट्रोल पॉइंट्स को बहुत ज्यादा प्रिसाइजनेस के साथ में बहुत ज्यादा एक्यूरेटली फिक्स किया जाता है। इसमें कोई मतलब आप कह सकते हैं कि यहां आप गलती करने की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। अगर इनमें ही गलती कर दी तो आगे जाके क्या होगा, जो एरर है वो इकट्ठा होती चली जाएगी, ठीक है। यही तो होता है वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल में, यही होता है, इसीलिए उसको अडॉप्ट नहीं किया जाता है। वो क्या कहता है कि पहले आप छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को प्लॉट करना शुरू कीजिए। अब जब आप छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को प्लॉट करना शुरू करेंगे, लेट्स सपोज कि ये एरिया है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब आपने मान के चलो कि ड्राइंग में ये इंफॉर्मेशन,
लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी इंफॉर्मेशन है। आपने पहले कहा कि सर मैं एक को फिक्स करूंगा, ठीक है साहब, फिर मैं एक के रेस्पेक्ट में दो को फिक्स करूंगा, ये दो मैंने फिक्स कर दिया। फिर कह रहे हैं कि सर हम दो के रेस्पेक्ट में 8 को या जो भी है 3 को फिक्स कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि अगर गलती एक में हो गई, कोई एरर हो गई इस मेजरमेंट में, दो को फिक्स करने में कोई एरर हो गई, तो जितना भी आपने आगे सर्वे किया है उस सर्वे में ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगी एरर। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये क्या होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी, क्यूमुलेट होती चली जाएगी। ये था पार्ट टू होल, पहले छोटे एरिया का सर्वे और फिर धीरे धीरे ब्रॉड होते जा रहे हैं। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट कहता है पहले बड़े एरिया को आप फिक्स कीजिए, उसके बाद कन्फाइंड करते आइए। तो वो कहेगा कि मैं पहले इन इंफॉर्मेशन पे बात नहीं करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा कि जो इस एरिया के मेजर कंट्रोल पॉइंट्स हैं वो बताओ मुझे, जो लगभग लगभग इसकी पेरिफेरी या बाउंड्री पे होंगे, ये इसके मेजर कंट्रोल पॉइंट्स हैं। और आपने ए बी सी डी ई एफ जी ये मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को पहले बहुत ज्यादा एक्यूरेटली आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। मैंने डी के रेस्पेक्ट में एक को डिफाइन किया है, किसके रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में। मैंने 5 को ए के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया है। तो अगर मैं इस मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ी भी करता हूं तो क्या 5 अफेक्टेड है, नहीं है। और दूसरी बात कि हमने ये मेजर कंट्रोल पॉइंट्स जो हैं बहुत ज्यादा प्रिसाइजली, बहुत ज्यादा एक्यूरेटली फिक्स किए हैं, तो गड़बड़ी होने के चांसेस तो बहुत कम हो गए यहां पे। और अगर इनके रेस्पेक्ट में अंदर वाली इंफॉर्मेशन जैसे डी से दूर पड़ रही है और मुझे कोई ये इंफॉर्मेशन बतानी है, एक के रेस्पेक्ट में बतानी है, आगे ये कहेगा कि माइनर डिटेल्स को आप रिलेटिवली लेस प्रिसाइजनेस से भी आप फिक्स कर सकते हो। तो अगर एक में गड़बड़ी होती भी है तो दो में ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। या फिर एक में गड़बड़ी होती है तो वो 5 को अफेक्ट नहीं करेगी। तो आपने यहां मुश्किल से 8-10 पॉइंट को ही बहुत ज्यादा प्रिसाइजनेस के साथ में फिक्स किया है, जबकि यहां आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हर एक इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा प्रिसाइज के साथ में फिक्स करना पड़ेगा। तो टाइम कंजम्पशन हो जाएगा यहां बहुत ज्यादा। दूसरा यहां पर ये काम जो है हमारा बहुत ज्यादा लेबोरियस हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट कौन कौन से निकल गया है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ, इज द नेम ऑफ प्रिंसिपल। कैसे करते हैं कि सबसे पहले आप इंटायर एरिया में जो मेजर कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनको वेरी प्रिसाइजली फिक्स कीजिए, उसके बाद माइनर डिटेल्स को आप रिलेटिवली लेस प्रिसाइजनेस के साथ में फिक्स कर सकते हैं। ये बात हुई इनके प्रोसीजर की। नेक्स्ट आता है क्यों करते हैं, इससे क्या होगा, तो क्यूमुलेशन ऑफ एरर जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी, बस ये एक लॉजिक है। जो एरर इकट्ठा होती है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट अगर आप लिखते हो अच्छे से तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। The second ruling principle of surveying is working from whole to part. यही चार पॉइंट अपन ने डिस्कस किए। पहले नाम, उसके बाद हम कैसे करते हैं, 2 पॉइंट इससे रिलेटेड हो गए, मेजर और माइनर। मेजर को प्रिसाइजली फिक्स करेंगे और माइनर को रिलेटिवली लेस प्रिसाइजनेस के साथ, और ये है क्यों करते हैं। लास्ट पॉइंट है द आइडिया ऑफ वर्किंग इन दिस वे इज टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ, कहां पर, ये वाला, हाँ तो ये ना, अभी बताता हूं लोकलाइज माइनर एरर्स क्या होता है। जैसे एक मेजरमेंट से दूसरे में रिफ्लेक्ट होना, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल में क्या हो रहा था, 1 से 2 में चला गया, 2 से 3 में चला गया, 3 से 4 में चला गया, तो ये लोकलाइज नहीं रहा, ये फर्दर रिफ्लेक्ट होता जा रहा है। जबकि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में क्या है, अगर एक में एरर हुई है तो वो एक में ही रह गई, या एक से एसोसिएट जो मेजरमेंट्स है उनमें रही है, तो दैट विल बी लोकलाइज्ड। प्लान एंड मैप्स क्या होते हैं,
तो जो भी आपका टोपोग्राफिक मेजरमेंट है उसको शीट पर रिप्रेजेंट करना, एक तरह से मैप या प्लान बोलेंगे उसको। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, इनके बारे में नहीं बोला जाएगा, बट कितने लोग हैं जिनको इनके बारे में नहीं आता है? ठीक है, और कोई? ठीक है, तो ये बताना भी जरूरी है क्योंकि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसी से एसोसिएट रहेगी आगे चल के श्रंक प्लान वगैरह, जो श्रंक मैप वगैरह है उनसे। तो डेफिनेशन देख लो एक बार, ए प्लान इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंपल, जो आप पढ़ते हैं आपके पास में मैप्स वगैरह होते हैं तो एक्चुअली क्या होते हैं? वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही तो होता है। जैसे आपने जयपुर का मैप पढ़ा होगा या राजस्थान का मैप पढ़ा होगा, तो राजस्थान के जो टोपोग्राफिक टेरेन है उसको रिप्रेजेंट किया किस पर? मैप पर। उसको हम क्या बोलेंगे? प्लान या मैप। ए प्लान इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू सम स्केल। बस डिफरेंस जो होता है मैप में और प्लान में वो स्केल का होता है, बस और कुछ नहीं होता है। बाकी दोनों ही क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो टू सम स्केल ऑफ द फीचर ऑन, नियर और द below the surface of the earth as projected on horizontal plane which is represented by plane of the paper on which the plan is drawn। सिंपल सी बात यह है कि जो भी आप अर्थ सरफेस पर थोड़ा ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत, जैसे डिप्रेशन है, हिल्स हैं या सरफेस पर ही हैं बिल्कुल, तो इन सारे फीचर्स को अगर आप एक पेपर पे प्रोजेक्ट करते हो तो ये प्लान या मैप कहलाएगा। डिफरेंस क्या होगा? मैप इज कंस्ट्रक्टेड बाय ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्या होता है ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन? 90 डिग्री, इस तरह से। प्लान इसी को तो बोलते हैं। जैसे इस बिल्डिंग का अगर आपको प्लान बनाना होगा तो आपको कहां जाना पड़ेगा? टॉप पर जाना होगा और एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देना पड़ेगा। एलिवेशन बनाना है तो फ्रंट से ऑर्थोग्राफिक, और अगर सेक्शनल व्यू बनाना है तो जहां से आपको काटना होगा। नाउ द रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज ए मैप इफ द स्केल इज स्मॉल। अगर आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इस प्लान में बता रहे हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आप इस प्लान में बता रहे हैं तो उसको बोलेंगे मैप। स्मॉल स्केल का मतलब क्या होता है? लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड लार्ज स्केल का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे एक जनरल बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं तो उसमें कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन अगर उसी बिल्डिंग का आप मैप तैयार कर दोगे, आसपास के एरिया की इंफॉर्मेशन भी फिर आपको बतानी पड़ेगी, कहां से कहां जा रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो स्मॉल स्केल है तो उसको क्या बोलेंगे हम? कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। अगर लार्ज स्केल है तो हम क्या बोलेंगे? कि इंफॉर्मेशन की इसमें कमी है। और प्लान और मैप में केवल यही एक डिफरेंशिएशन है और कुछ नहीं है। दोनों ही क्या है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। जो फीचर्स हैं उनको आपको एक हॉरिजॉन्टल पेपर पे क्या करना है? डिपिक्ट करना है। ये बेसिक इनकी थ्योरी है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेंस में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन बताना तो सबको है। नाउ स्केल बताओ क्या होता है? रिकॉल भी होता जाएगा आपका सब कुछ। स्केल क्या होता है? अब जब भी आप ग्राउंड डिस्टेंस को या ग्राउंड मेजरमेंट्स को पेपर पे ड्रॉ करोगे तो 10 किलोमीटर की लाइन है, 10 किलोमीटर का पेपर लेके आओगे? नहीं लेके आएंगे ना। तो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन से उसको छोटा किया जाएगा। तो जो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम क्या बोलेंगे? स्केल बोलेंगे। मतलब कि जो ग्राउंड डिस्टेंस है उसको आपने जिस रेशो के साथ में कंप्रेस किया है, जिस रेशो के साथ, किसी रेशो के साथ में कंप्रेस तो किया होगा। अब ऐसा भी नहीं होता कि एक प्लान या एक मैप के लिए जितने भी स्केल्स होंगे हर एक लाइन के लिए अलग अलग नहीं होंगे, पूरी ड्राइंग के लिए एक ही स्केल होगा जो आपने फिक्स किया है। ठीक है, तो स्केल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लान और मैप डिस्टेंस अपॉन कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये मैथमेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। स्केल इज द फिक्स्ड रेशो दैट एवरी डिस्टेंस, सारी डिस्टेंसेस ऑन द प्लान बियर्स विथ कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अब इसको जैसे लेट्स सपोज कि ये एक एरिया है, ये एरिया है एक ए बी सी डी, एंड ये 10 मीटर, ये 15 मीटर रेक्टेंगल है। अब इसको अपन को किस पे बनाना है? ड्राइंग पर। तो ये ड्राइंग पेपर है। अब ड्राइंग पेपर ऐसा तो है नहीं कि 10 मीटर और 15 मीटर का होगा, या इससे बड़ा होगा।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंफॉर्मेशन को, इस फीचर को अगर यहां बनाना है तो मुझे इसको कंप्रेस करना पड़ेगा, साइज को कंप्रेस करना पड़ेगा। तो साइज को कंप्रेस करना होगा तो क्या करें, फिर एक स्केल जो है अज्यूम करना पड़ेगा फिर हमको। अब स्केल को अज्यूम करने के 3 तरीके हैं, स्केल को बताने के 3 तरीके हैं, जैसे इंजीनियर्स स्केल, आरएफ और ग्राफिकल स्केल। वो तीनों ही लिखे होते हैं जनरली मैप पे। तो आपने कहा सर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। ये इस ड्राइंग के लिए आपने अज्यूम किया है, किसके लिए, इस ड्राइंग के लिए अज्यूम किया है, ना कि पर्टिकुलर कोई मेजरमेंट के लिए। तो यहां पर जो ए बी है वो कितने सेंटीमीटर की बनेगी बताओ इस स्केल के अकॉर्डिंग, 2 सेंटीमीटर। फिर इसी के रेस्पेक्ट में जो बीसी है वो कितने की बनेगी, क्योंकि जितनी भी ड्राइंग्स जितनी भी मेजरमेंट्स यहां ड्रॉ होंगी वो सब के सब इस स्केल से कंप्रेस होगी। जैसे ये हो कि आपका एक बड़ा पोर्ट्रेट है, ठीक है, और उसको आपको कंप्रेस करके छोटा पार्ट को छोटा बनाना है, उस फोटो को छोटा बनाना है। तो उस पूरी पिक्चर के लिए जो रेशो होगा, कंप्रेशन रेशो, वो सारे मेजरमेंट्स के लिए सेम रहेगा ना। पता लगे कि अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग कर दिया, नाक को इतना लंबा कर दिया, कान बड़े बड़े कर दिए, मुंह इतना सा कर दिया, आप ही नहीं रहे, है ना। तो यहां पर ड्राइंग, कंप्लीट ड्राइंग के लिए, एंटायर ड्राइंग के लिए एक ही स्केल होगा। अब स्केल को, इस फिक्स रेशियो को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, आरएफ। इसको बोलते हैं इंजीनियर्स स्केल। इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम इंजीनियर्स स्केल। दूसरा, इसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज नहीं करते हैं। ये केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में तो हम जैसे अभी कर रहे हैं ना कि 10 मीटर को मैंने 2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं थी। अगर मुझे प्रॉपरली इसको पेपर पे मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताना होगा तो मैं यहां यूज करूंगा फिर आरएफ। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में चलता है आरएफ, क्योंकि जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ये आरएफ को डिनोट करता है। आरएफ क्या होता है, एक रेशो होता है। जैसे इस फॉर्मूले से लिखते हैं अपन, ग्राउंड मैप डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। ये जो रेशियो है, अभी ये यूनिट लेस होता है तो यूनिट में, सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दो, तो 2 सेंटीमीटर अपॉन, ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, यहां हो जाएगा 1/500। क्या है ये, आरएफ। अब देखो यहीं से गड़बड़ी शुरू। अगर आप सोचते हो कि मैं स्केल यूज कर लेता हूं, क्या यूज कर लेता हूं, कौन सा, इंजीनियर्स स्केल, तो कितना लिया है आपने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। तो इसका मतलब मुझे यहां 5 मीटर पुट करना चाहिए, यही ना, 5 मीटर पुट करना चाहिए। अब ये कैलकुलेशन गलती हो जाती है हम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हम क्या करें, हमारा जो आधे कैलकुलेशन है वो दिमाग में चलती है, सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करते हैं। जब बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो कभी भी यहां पर आप इस तरह से मत लिख देना। यहां पर क्या यूज होगा, आरएफ, 1/500, 1/500, ठीक है। तो ये है इसका आरएफ रिप्रेजेंटेशन। एक और रिप्रेजेंटेशन होता है जो आगे बता देता हूं, ये रहा। इस तरह का भी एक ड्राइंग बनी होती है, आपके मैप में कुछ इस तरह का ड्राइंग बनी होती है। ये है स्केल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है ये, स्केल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या है, देखो ये जितने भी बॉक्सेज है ना, ये 1-1 सेंटीमीटर के हैं। कितने हैं, 1-1 सेंटीमीटर के। तो जरूरी नहीं है इस पे लिखना कुछ, कई बार लिखा भी होता है, कई बार नहीं भी लिखा होता है। स्टैंडर्ड बॉक्स है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। जो आपने स्केल यूज किया होगा वो यहां मेंशन होगा। तो आपने इस जो लिखा हुआ है ना इसमें वैल्यूज, वैल्यूज कितनी लिखी हुई है इसमें,
इसमें वैल्यूज लिखी हुई है 50, 100, 150। इसका मतलब मैंने यहां पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिया है? 50 मीटर। अब इसका फायदा क्या है? जब आज आपने कोई ड्राइंग बनाई, आज आपने कोई ड्राइंग बनाई, आपने अपने मतलब आपके पिताजी आज सबके लिए ड्राइंग बना के गए हैं, अपने अपने खेतों की बंटवारा करके गए, भैया तेरे खेत की ड्राइंग ये रखी, तेरे खेत की ये है, तेरे खेत की ये है, 3 भाई हो आप। और पता लगा 2 भाइयों ने तो बढ़िया संभाल के रखी है लैमिनेशन मैमिनेशन करके, और एक जो है सीधा साधा आदमी कहीं रख दी उसने सेंटीमीटर। तो अब जो नया स्केल होगा ना इस ड्राइंग के लिए, क्योंकि इस पे जो ड्राइंग पे जो भी एरिया बना होगा वो 5 सेंटीमीटर का नहीं होगा, वो कुछ कम का ही होगा। लेट सपोज, अब कैलकुलेशन देखो उल्टी सीधी आ सकती है, बट मैं मान के चल रहा हूं अब जो नया है वो 4 पॉइंट श्रिंक हुई है, तो 0.5 से वो श्रिंक हो गई। फिर भी देखते हैं क्या होता है। ये कितने का था? 0.9 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर। तो नया स्केल क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 50 बटे 0.9। बताओ कितना आ रहा है लगभग? कितना? 55.5। ये आ गया साहब। अब जो है स्केल बदल गया है, नया स्केल कितना आया? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 55.5। अब आप इसमें यूज करके देखो तो 55 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 55.5 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नया एरिया आएगा, हालांकि वो जो एरिया है वो उतना ही होना चाहिए था, मुझे नहीं पता उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना आएगा, बट ये बढ़ के ही आएगा। देखो कितना? 3086। तो हो सकता है ये थोड़ा और ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे 4.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह रखेंगे ये वाली वैल्यू, और यहां से तो ग्राफिकल स्केल जो है आपकी मदद करेगा किसमें? अगर ड्राइंग श्रिंक हो जाती है। आई बात समझ में? और यही कंसेप्ट है इसका, ऐसे ही यूज करेंगे इसको। तो ये तीनों रिप्रेजेंटेशन थे, बहुत रेयरली पूछ सकता है, बट फिर भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं श्रिंक स्केल का। उस क्वेश्चन को लिखेंगे और उसके बाद में उसका कंसेप्ट समझेंगे, देन इसके ऊपर आएंगे। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन, लिखो। अच्छा मुझे ये बताओ, इसके कंसेप्ट से कितने लोग अनजान हैं? श्रिंकेज फैक्टर वगैरह। चलो ठीक है, तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। हालांकि ऐसा ही अभी थोड़ा डिस्कशन अपन ने किया था, कैलकुलेशन पार्ट में कैसे जाना है पहले समझ लो। हमारे पास में एक ड्राइंग है, अब मैं जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि कुछ ना कुछ कॉमन रहता है। श्रिंकेज वाले कंसेप्ट में एरर ड्यू टू रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन और टेप में, और आगे जब हम पढ़ेंगे एरर ड्यू टू रॉन्ग स्केल, इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। मतलब इस वाले कंसेप्ट में कुछ कॉमन आएगा, उस वाले कंसेप्ट में कुछ उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉमन आएगा, और थर्ड वाले कंसेप्ट में उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ कॉमन आएगा। तो बस उस कॉमन को ढूंढ लो कि इसमें क्या कॉमन है, बिफोर श्रिंकेज आफ्टर श्रिंकेज दोनों में क्या कॉमन निकल के आ रहा है, वहीं से कंसेप्ट आएगा। देखो समझो, ये ड्राइंग है और इस ड्राइंग पर कोई एरिया बना हुआ है, मैं अभी केवल लाइन से कंसर्न रखता हूं, लाइन ए बी, एरिया की हम बात कर लेंगे, लाइन ए बी। ठीक है, जिसको भी रफली इसको नोट डाउन करना तो साथ साथ करते जाना। ये था बिफोर श्रिंकेज, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग,
और इस पे क्या लिखा होगा, इस पे कुछ स्केल लिखा होगा RF नॉट, जिसको मैं बोल रहा हूं ओरिजिनल स्केल, RF ऑफ ओरिजिनल स्केल RF नॉट, क्योंकि यहां पर ये लाइन भी तो होगी ऑन ग्राउंड, नहीं होगी? तभी तो हमने इसको ड्रॉ किया है AB। अब आफ्टर 10 ईयर मॉइस्चर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से क्या हो गई, ये श्रिंक हो गई। तो ये ड्राइंग हो गई साहब आपकी श्रिंक। और ये लाइन बनी हुई है AB, और यहां पर जैसे यहां मैंने लिख रखा है RF या स्केल लिखा होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, ये लिखा होगा इस पर ड्राइंग पर। तो ये भी तो श्रिंक हो जाएगा यहां पर, और ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 मीटर। भाई लेटर कैसे श्रिंक हो सकता है कि 10 से 9 पे आ जाए, वो नहीं ना। तो हाँ क्यों कर रहे हो? यहां पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये 1 जो है वो ऐसा हो सकता है, 0 ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, ये 9 तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, ये यहां होगा, लिखा होगा। क्या ये स्केल इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग यूजफुल होगा? नहीं, क्योंकि मेजरमेंट्स जो हैं वो श्रिंक हो गई हैं। अब ये स्केल काम नहीं आएगा, इसलिए मुझे एक नया स्केल क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। कैसे डेवलप करेंगे? तो उसके लिए आपको श्रिंकेज बताना होगा कि श्रिंक कितना हुआ है। ठीक है साहब? तो ये था आपका ओरिजिनल लाइन, ये L, ये L नॉट, ये L डैश, श्रिंक लेंथ, श्रंक लेंथ, ये क्या है, श्रंक लेंथ। अब मुझे बताओ, मैंने लेट सपोज कि यहां एक क्या मान लिया, एक स्केल ले लिया है, श्रंक स्केल, वो मान लिया है RF ऑफ श्रंक स्केल, वो है 1 अपॉन या जो भी है, तो RF S लिख दिया उसको मैंने, ये अज्यूम कर लिया है, मान के चलो को वो डेवलप हो गया है। ठीक है साहब? अब ये तीनों डायग्राम में क्या कॉमन है, क्या नहीं बदल रहा है श्रिंकेज की वजह से? क्या नहीं बदल रहा? RF नहीं बदल रहा है, यहां कुछ और था, यहां कुछ और हो गया। मेजरमेंट्स बदल रहे, यहां L नॉट था, यहां L डैश हो गया, ये भी बदल रहे। क्या नहीं बदल रहा? ग्राउंड डिस्टेंस नहीं बदल रही है। क्या नहीं बदल रही है? ग्राउंड डिस्टेंस नहीं बदल रही है। चाहे इससे कैलकुलेशन करो तो भी यही ग्राउंड डिस्टेंस आएगी, और चाहे इनसे कैलकुलेशन करो तो भी यही ग्राउंड डिस्टेंस आएगी। तो ग्राउंड डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस जो AB है L, अब वो यहां से कैलकुलेट करें तो यहां से कितना आएगा मुझे बताओ? यहां से आएगा L नॉट अपॉन RF नॉट, L नॉट अपॉन RF नॉट। ठीक है? एंड यहां से क्या आएगा, L इज इक्वल टू L डैश अपॉन RFS। दोनों को बराबर कर दें, दोनों को बराबर करेंगे तो यहां आएगा L नॉट RF नॉट, L डैश RFS। तो RFS कितना हो जाएगा, RFS इज इक्वल टू L डैश अपॉन L नॉट इंटू RF नॉट, और ये श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज द श्रिंकेज फैक्टर। तो RFS ठीक है, यहां से आएगा RF ऑफ श्रंक स्केल, आ गया। अब इसमें जो भी ड्राइंग बनी हो उस ड्राइंग के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास स्केल है, ये कन्वर्जन करना है बस। तो करूं क्वेश्चन सॉल्व? अब किसी को डाउट इसमें? ठीक है, तो चलो लिखोगे इसको, लेकिन देखो
आज तो आपका फर्स्ट डे है, बट मैं आपसे यही कहूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको पता होगा कल क्या पढ़ेंगे, चेन सर्वे और कंपास सर्वे, उसकी थ्योरी को आप रिवाइज करके आइएगा। जो न्यूमेरिकल थ्योरी है उसको आप रिवाइज करके आइएगा, जिससे कि यहां बहुत ज्यादा एडवांस और बहुत ज्यादा बेसिक पे ना अटके अपन। मेरा काम है कि मैं मेंस पे ज्यादा फोकस करूं, बेसिक्स जो कॉम्प्लिकेटेड बेसिक्स है उनको तो रिवाइज करेंगे करेंगे। जैसे अब ये है, कई बार प्री में बच्चों को समझ में नहीं आता तो मैं कोशिश यहां पे भी करूंगा कि यहां समझाया जाए। न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तो वहां से भी समझ में आएगा। तो ठीक है, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है। चाहो तो आप डेटा लिख सकते हो कि गिवन दैट, और चाहो तो नहीं। ठीक है, वो स्पेस पर डिपेंड करता है। मान के चलो कि स्पेस ही केवल 2-3 लाइन का दिया है और गिवन दैट में भर गया वो, फिर क्या करेंगे। तो मेरा मेन फोकस किस पे, स्पेस पर। स्पेस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर करेंगे। और यूपीएससी का तो मैं खेल भी बताता हूं आपको, एसएससी का तो ठीक है, यूपीएससी में तो आप जितना एक ही लाइन में कैलकुलेशन करोगे उतना अच्छा है। ईएससी में तो अपन क्या करते हैं कि पहले यहां इंटरचेंज किया, यहां इंटरचेंज किया, एम्प्लाइज दैट, एम्प्लाइज दैट, एम्प्लाइज दैट, एम्प्लाइज दैट, और ये लिस्ट बढ़ती जाती है। यूपीएससी कहता है एक ही लाइन में कर दो जो करना है, जितने मॉडिफिकेशन करने हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, स्पेस देखना है कि हाँ भाई ये स्पेस में गिवन दैट वगैरह और एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है तो हम नोट डाउन करेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो इसमें क्या क्या दे रखा है मुझे बताते चलो। आरएफ ऑफ ओरिजिनल स्केल, और मेंशन करेंगे आरएफ नॉट। अब ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उसने अगर स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर दिया है, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, 1/1000, क्योंकि हम ये एग्जामिनर से एक्सेप्ट करते हैं कि भाई तुझे भी कुछ आता है, तुझे इतना कन्वर्जन आना चाहिए कि मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो तेरे ये समझ में आना चाहिए। हाँ, क्योंकि तूने जो लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, वो भी तो मेरे समझ में आया है, तो मैंने जो लिखा है वो तेरे समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये है आरएफ ऑफ ओरिजिनल स्केल। नाउ श्रंक लेंथ, श्रंक लेंथ एल डैश 9.8 सेंटीमीटर आई थिंक, एंड ओरिजिनल लेंथ एल नॉट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो दैट आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ये साइन बहुत काम आता है मेंस में। इसका मतलब होता है, इसका मतलब हाँ एम्प्लाइज दैट, है ना। तो ये मतलब जो आपने इंफॉर्मेशन लिखी यहां से हम निकाल सकते हैं श्रिंकेज, श्रिंकेज फैक्टर या श्रंक फैक्टर। एस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डैश अपॉन एल नॉट। तो एस एफ हो जाएगा अपना कितना, 9.8 अपॉन 10, दैट इज जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखने की जरूरत भी नहीं है। नाउ चलो लिखते जाओ साथ में। ठीक है, तो देखो यहां पर एग्जाम हॉल में कोई रेड कोई ग्रीन पेन नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट के लिए ब्लैक हो सकता है, बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, यूनिफॉर्मिटी रखेंगे, ब्लू कलर से लिखेंगे बस। हाईलाइट करना है, ब्लैक से अंडरलाइन कर देना है। ग्रीन और रेड तो ले जाना ही नहीं है, ग्रीन से वो खुद चेक करेगा, रेड जो है आपके कैरियर को खराब करने के लिए होता है। अगर कॉपी चमकाने के लिए रेड मार्क कर दिया आपने कहीं तो वो सब गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो सिंपलिसिटी मेंटेन करनी है। इसके बाद क्या करना है अपने को, श्रंक स्केल कैलकुलेट करना है, क्योंकि यही पूछा है। नाउ अब मैं कर सकता हूं, लेकिन नाउ फर्स्ट वन है श्रंक स्केल। अब देखो श्रंक स्केल पूछा है, आरएफ ऑफ श्रंक स्केल नहीं पूछा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आरएफएस
RF ऑफ, जितना क्रिस्टल क्लियर लिखोगे उतना अच्छा है। RF ऑफ श्रंक स्केल इज इक्वल टू RFS एंड इट इज इक्वल टू क्या होता है, श्रंकेज फैक्टर इनटू RF नॉट। सो RFS इज इक्वल टू, श्रंकेज फैक्टर है 9.8 अपॉन 10 एंड दिस इज 1/1000। कभी भी RF जो है 9.8 अपॉन 10,000 ऐसे नहीं होगा, 1 अपॉन समथिंग होगा। तो 1 अपॉन समथिंग करने के लिए मैंने इसको लिख दिया 1/10,000 अपॉन 9.8। क्या आ रहा है बताओ मुझे, 1020.4841 जो भी, हाँ तो 41 हो जाएगा। नाउ एम्प्लाइज दैट श्रंक स्केल इज इक्वल टू, या श्रंक स्केल कॉमा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हो कितना, 10.204 सेंटीमीटर, कोई कन्वर्जन नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, मीटर। पहले 10 था, बस बढ़ेगा थोड़ा सा, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। वन सेंटीमीटर, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। सेकंड क्या था, ग्राउंड एरिया, ये पूछा है ना, ग्राउंड एरिया, ग्राउंड एरिया ए इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो एरिया दे रखा था, मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा एक बार, वो बिफोर द श्रिंकेज दे रखा था या आफ्टर द श्रिंकेज दे रखा था। देखो, द एरिया ऑफ द प्लान ऑफ एन ओल्ड सर्वे प्लॉटेड टू ए स्केल ऑफ 10 मीटर टू द 1 सेंटीमीटर मेजर्स नाउ, अभी नाउ, देखो कितना, एक छोटा सा पॉइंट और क्वेश्चन गलत, मेजर्स नाउ, अभी मेजर किया है प्लानीमीटर की मदद से, और अभी आ रहा है वो कितना, 200। ये पुराना नहीं था, ये कब का है, अब का है, अब का, अब प्रेजेंट में जो मेजर किया है, इसीलिए मैंने पूछा है कि पुराना था या नया था। तो क्योंकि पुराना होगा तो ये स्केल यूज करेंगे, नया होगा तो ये स्केल यूज करेंगे, है ना। पुराने के लिए तो ये स्केल वैलिड है, और नए के लिए, श्रृंक के लिए ये श्रृंखेजी वाला। तो चलो, ग्राउंड एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, मैप एरिया, मैप एरिया इंटू 1/RFS का होल स्क्वायर। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में RF यूज करेंगे इसलिए। तो कितना हो जाएगा, ग्राउंड एरिया कितना था, 200, और ये था अपना कितना, सॉरी, एक मिनट एक मिनट, ये होगा मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, वो मल्टीप्लाई तो कॉमन सेंस वाला है, तो यहां हो जाएगा आपका 200 डिवाइड बाय 1/, सॉल्व करके बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा होगा ये,
ठीक है, ये जो भी वैल्यू आ रही है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रही है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर अब जो है वो लिख दो आप डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, और फाइनल रिजल्ट लिखना चाहते हो तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके और सॉल्व करके यहां पर लिखते हो। कितना आ रहा है मीटर में बताना मेरे को, कम क्यों आएगी? हाँ, 2024 जो भी है, ये है ग्राउंड पर डिस्टेंस वो एरिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आ सकता है, नीचे इतनी बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर जाएगी, ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ये जो आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। आपने 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया साथ में ही। पता है तुमने क्या किया, या फिर ये यूज कर लिया 10.204। हाँ ठीक है, तो ये है आपका ग्राउंड एरिया। कितने लोगों का आया था ये? चलो ठीक है, कहां गलती की आइडेंटिफाई करो। शायद इसी में कर दी, नाव के चक्कर में। कितने बच्चों से, स्टूडेंट से गलती हुई है ये? क्वेश्चन में जो नाव लिखा हुआ था, क्या अब का एरिया है कि बाद का एरिया है? तो कन्वेंशनल क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। हमने जो ड्राइंग पे एरिया अभी चेक किया है वो है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही लिखा हुआ है, समझ लेना इसको। मैंने एक स्केल डेवलप किया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10.204 मीटर, यही था। ये एक नया स्केल था जो इस ड्राइंग के लिए सूटेबल है, ठीक है। यहां से अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10.204 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा। कॉमन सेंस वाली इक्वेशन, वो कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। तो ग्राउंड एरिया कितना हो जाएगा? ग्राउंड एरिया हो जाएगा 200 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह दिस वैल्यू। ये है ड्राइंग पर, ठीक है। अब ग्राउंड पर कैलकुलेट करते हैं। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और आपका स्केल है ये, तो इसको ग्राउंड में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा? 200 इंटू, बताओ कितना आ रहा है? यही आ रहा ना? तो ये ड्राइंग पर एरिया है, ये ग्राउंड का एरिया है, ये मीटर स्क्वायर नहीं आ सकता इतना, आ जाएगा, कितना भी आ सकता है कैलकुलेशन से। अब क्योंकि कैलकुलेशन में हम आरएफ यूज करते हैं, बहुत सौ बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है, तो उसमें क्या आता है, श्रिंकेज फैक्टर भी आता है, वो वाला फॉर्मूला भी यूज होता है, श्रिंकेज फैक्टर और ओरिजिनल स्केल। अरे तो उसकी जगह मैंने आरएफएस लिख रखा है ना, श्रिंकेज फैक्टर, सॉरी श्रिंक आरएफ लिख रखा है डायरेक्ट ही, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां मैंने डायरेक्ट ये कॉमन सेंस वाला क्या यूज किया है, आरएफ स्केल यूज किया है। आरएफ यूज करोगे तो क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे 200 बड़े 1 अपॉन आरएफएस का होल स्क्वायर। अब आरएफएस की जगह आप वो रख के देखो, श्रिंकेज फैक्टर और ओरिजिनल स्केल का वो रेशियो रख के देखो क्या आ रहा है, क्या होता है आरएफएस, बताओ मुझे। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, श्रिंकेज फैक्टर अपॉन, सॉरी, अब बहुत से इसको यूज कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो कैलकुलेशन है वो गलत नहीं जाना चाहिए, आप कोई सी अप्रोच से जाओ। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको
ये वाला कंसेप्ट आरएफएस। नई श्रंख ड्राइंग है, श्रंख एरिया है, तो उसमें श्रंख स्केल ही तो काम आएगा, उसी से तो कन्वर्ट करेंगे ग्राउंड में। हाँ, 200 बटे आरएफएस का होल स्क्वायर कर रखा है, और आरएसएफ की जगह क्या लिखोगे? पता है तुम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, यही गड़बड़ी होती है। मैं इसलिए सबसे पहले कह दिया कि मैं स्केल यूज नहीं करूंगा। केवल जो स्केल लिखा होता है ना, मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में स्केल यूज नहीं करूंगा, मैं आरएफ यूज करूंगा। आप कई बार जगह ऐसे फॉर्मूले भी पढ़ लेते हो, और मैप एरिया अपॉन एसएफ का होल स्क्वायर इनटू ओरिजिनल स्केल का होल स्क्वायर, ऐसे भी पढ़ लेते हो। वो एक्चुअली स्केल होता है, आरएफ नहीं होता है। वो जा सकते हो, लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं अंडरस्टिमेट करेगा, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ये आरएफ नॉट ही चलेगा आपका, मतलब आरएफ ही यूज होगा स्केल के बजाय। ये डायरेक्ट अप्रोच होती है, समझाना पड़ता है कि मैंने किया क्या है। अगर आप आरएफ यूज कर रहे हैं तो उस केस में उसको अंडरस्टूड होता है कि भाई आरएफ कैसे यूज किया है। और भी कैलकुलेशन और भी न्यूमेरिकल कराएंगे इस पर, क्योंकि मुझे पता है यही 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, एक तो रॉन्ग स्केल वाला, एक रॉन्ग लेंथ वाला, और एक आपका श्रिंकेज फैक्टर वाला। कंबाइंड करके, क्लब करके भी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करो आप इसकी, है ना। और ग्राउंड पर एरिया कितना भी आ सकता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच।